अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, ओके। लेक्चर आपको स्लाइड भी नज़र आ रही है? जी सर, नजर आ रही है। ठीक, चलें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो टॉपिक है वो हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली इक्विपमेंट्स जो यूज़ हो रहे होते हैं आपके फिलबॉटमी के अंदर, वो इक्विपमेंट्स आज हम देखेंगे कि कौन से होते हैं। नीडल क्या होता है, सिरिंज क्या होता है, और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम क्योंकि आगे जो है वो हमने यही देखना है कि ब्लड को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे एक पेशेंट से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, प्रीवियस टॉपिक हमने लाइव इंटरेक्शन नहीं हुई थी मुहर्रम और हराम की वजह से, लेकिन उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने वीडियोस जो है वो जो मैं शेयर करता हूँ आप लोग देखते रहेंगे। अब जो लास्ट टाइम हमने जो कुछ पढ़ा हुआ था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें हमें ये अब आइडिया हो चुका है कि एक फ्लेबोटमिस्ट की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती है,
यानी हार्ड स्किल्स की तरफ जो है वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि उसको बेसिक्स का पता होना चाहिए कि ब्लड होता क्या है। लेट्स सपोज अगर कोई उससे पूछे भी कि भाई ब्लड कहाँ बनता है, तो ये भी उसको पता होता है। ब्लड के अंदर कौन से अज्जा होते हैं, यानी कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं, ये भी उसको पता होना चाहिए। तो उस पर्पस के लिए हमने बेसिक्स ऑफ ब्लड जो था वो डिस्कस किया, और उसको बखूबी आप लोगों ने उसके असाइनमेंट भी किए। कुछ बच्चों के असाइनमेंट्स बाकी है, लेकिन मोस्टली जो असाइनमेंट्स थे वो कंप्लीट थे। ठीक है, जिनके बाकी है वो काइंडली अपने असाइनमेंट को टाइम पे सबमिट किया करें, ताकि एंड पे आप लोगों को इशू ना हो सर्टिफिकेट इशूएंस में। ओके, अच्छा, उसके बाद हमें ये भी आइडिया हुआ कि ब्लड को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उसको हम प्लाज्मा कहते हैं और सीरम कहते हैं। फिर हमें ये भी आइडिया हुआ कि प्लाज्मा और सीरम के दरमियान जो फ़र्क है वो क्या है बेसिकली। और जब हम प्लाज्मा और सीरम को डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो हमें एक और नई चीज़ का पता चला कि अच्छा, ऐसा कोई केमिकल होता है जो कि अगर हम किसी ट्यूब के अंदर डाल लें या ऑलरेडी ढला हुआ हो कमर्शियली, तो उसको अगर हम सेंट्रीफ्यूज कर दें, तो जो ऊपर एक लिक्विड फॉर्म बनेगा, तो कब हम उसको सीरम कहेंगे और कब प्लाज्मा कहेंगे। तो ये भी आप लोगों को फिर पता चल गया था कि अच्छा, अगर एंटीकोगुलेंट है उसके अंदर और उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो ऊपर जो मटेरियल नज़र आएगा हमें, जो पानी नज़र आएगा या जो लिक्विड फॉर्म होगा उसका, या जो फ्लूइड फॉर्म होगा, वो प्लाज्मा कहलाता है। और जिसमें नहीं होगा तो नीचे उसका क्लॉट बना हुआ होगा, और वो हमें जो है वो सीरम का पता चलेगा कि ये सीरम है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो आज का टॉपिक है, उसको अगर प्रीवियस के साथ हम थोड़ा सा अलाइन कर लें, तो प्रीवियस टॉपिक में हमने ये कहा था कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, कि ब्लड आप जब लेते हैं, कोई पेशेंट आपके पास आता है फिलबॉटमी के अंदर, अब आपने उसका इनवॉइस देखा, इनवॉइस जो कि जनरेट हुआ था आपके रिसेप्शन के ऊपर। उसके बहुत सारे टेस्ट थे, कुछ केमिस्ट्री के टेस्ट थे, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट थे, कुछ ब्लड ग्रुपिंग के थे, सीबीसी के थे, साथ में जो था वो कल्चर भी लगाना था उसका। इस तरह के टेस्ट जो थे वो उसके आ गए, और अब आपने कैसे डिसाइड करना है कि मैंने पहले कौन सा ट्यूब जो है वो लेना है, और पहले ब्लड किस में डालना है। तो ये प्रॉपरली जब स्टार्ट में हुआ करता था, तो हम रैंडमली ब्लड लिया करते थे, और फिर उसके बाद जो है उसमें एंटीकोगुलेंट पहले से डला होता था या डाल देते थे, तो एक रैंडम प्रोसेस था। लेकिन अब प्रॉपर जब फिलबॉटमी एक सब्जेक्ट है, प्रॉपर इस पे ऊपर बात होती है, प्रॉपर इसकी सर्टिफिकेशन होती है, डिमांड करते हैं लोग, इसकी जॉब क्रिएट हो गई है। इवन दो के पाकिस्तान के अंदर अभी भी तकरीबन कोई एज सच डिग्री तो है नहीं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ अ डिग्री। जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर आप फिलबॉटमी डिटेल के साथ पढ़ते हो, नर्सिंग के अंदर आई थिंक उसका एक सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक है, उसमें पढ़ा जाता है। तो साथ में फिलबॉटमी जो ASCP है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट का एक बोर्ड होता है जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करवाते हैं। क्योंकि अगर लेट सपोज किसी को बाहर जाने का है, शौक़ है, या उसके इरादे है कि वो अमेरिका चला जाए या यूरोप की तरफ चला जाए, तो बहुत सारे ममालिक, इवन मिडल ईस्ट की तरफ, तो बहुत ममालिक जो है वो फिर ASCP को रिकमेंड करते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास ASCP होना चाहिए, तो उसके एग्ज़ाम जो है वो भी एक प्रॉपर तरीके से होता है। तो जब ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, तो अब फिलबॉटमी ऐसा नहीं है कि जो मेरे दिल में आता है और मैं वो परफॉर्म कर लेता हूँ, बल्कि इसके लिए प्रॉपर जो है वो बना हुआ होता है, SOPs बने हुए होते हैं। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए होते हैं। आपने जो भी काम करना होता है, तो आपने उन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के थ्रू ही आपने टेक्निकल काम जो है वो करना होता है। ये जो टेक्निकलिटी है, ये हमें कभी कभार जो है वो CDC बताता है,
ये कभी कभार हमें जो है वो CLSI बताता है। ये दो बॉडीज़ है क्लिनिकल लेबॉर्ट्री साइंस के तो ये हमें बताते रहते हैं कि आपने ब्लड अगर लेना है तो इस तरीके से लेना है, आपने अगर ब्लड इतने देर में लिया तो ये कंसेक्वेंसेस होंगे, आपने अगर टॉर्निकेट ज़्यादा बांधा मसल्स के ऊपर ऊपर तो ये आपकी कैल्शियम लेवल जो है वो कम कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिसर्च में होती है और ये सारी चीज़ें जो है वो हमें फिर इस लिहाज से जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि इसको हम सीखें। तो यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। तो इसको आपने देखा कि जब हम ये बात करते हैं तो CLSI जो है ये हमें बताता है OOD कहते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रा। यहाँ पे आप डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, तो ये डिफरेंट कलर्स जो है ये बताते खुद बता रहे हैं कि कुछ ट्यूब्स का जो कैप होता है वो येलो होता है, किसी का रेड होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन होता है। और ये पर्पस क्या है इसका, यानी हम क्यों पहले कल्चर के बॉटल में लेंगे फिर दूसरा जो है वो साइट्रेट लेंगे, क्यों ऐसा होता है? इसके दो वजूहात है और बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि इसको हम कंटेमिनेशन से रोकते हैं। एक तो वो कंटेमिनेशन होती है कि जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, यानी अनहाइजीनिक की जब हम बात कर रहे होते हैं, आप कोई चीज़ उठा ले और आप उसको रख ले तो कुछ देर के बाद अगर लैब के अंदर है तो वो कंटेमिनेशन के चांसेस है उसके अंदर कि वो कंटेमिनेट हो जाए। एक कंटेमिनेशन ये होती है कि उसमें आप फॉर एग्जांपल एक ट्यूब है उसमें आप इंसर्ट करेंगे ब्लड, तो हो सकता है कि उसका केमिकल जो है वो दूसरी ट्यूब के अंदर चला जाए। तो वो जो दूसरी ट्यूब के अंदर चला जाएगा तो ये जाना जो है ये क्या होता है, ये डिज़ास्टर होता है। ये वहाँ पे आपके टेस्ट को फ्लक्चुएट कर देता है, आपके एग्जैक्ट टेस्ट रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आते, या क्योंकि केमिकल है, आपको पता है कि केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्शंस करते हैं और वो जो रिएक्शन होता है तो वो फिर आपको टेस्ट के खराबी में नज़र आना शुरू हो जाता है। सो when we speak of order of draw, what exactly are we talking about? In phlebotomy, this term has special meaning as it is the order in which certain tubes can be used. मुख्तलिफ किस्म के ट्यूब्स यूज़ होते हैं, आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, तकरीबन 7-8 मोस्टली जो है वो तकरीबन 6-7 ट्यूब यूज़ हो रहे होते हैं, बाकी तकरीबन 8-9 ट्यूब जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। और इन ट्यूब्स में भी आपने देखा कि किसी के अंदर जो है वो एडिटिव सोल्यूशन है, किसी के अंदर एंटीकोगुलेंट्स है, किसी के अंदर जो है वो जेल है, किसी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इनकी इम्पोर्टेंस होती है। जैसे अगर किसी में एंटीकोगुलेंट है तो ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होगा। किसी के अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं है, ऑब्वियसली आप समझेंगे कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट होगा। अगर वहाँ पे आपने फ्लोराइड का ट्यूब लेना है तो ऑब्वियसली ये आप लोगों को अब पता चल गया है, लास्ट में हमने ये डिस्कस भी किया था कि वो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसके लिए यूज़ करेंगे, ग्लूकोज के लिए वो यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा चले जाते हैं और देखते हैं कि ये जो CLSI ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है वो क्या होगा कि आपने सबसे पहले जो है वो आपने कल्चर की बोतल में ब्लड लेना होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पेशेंट है और उसको सेप्टिसीमिया है, यानी उसके ब्लड के अंदर चांसेस है कि बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है, कोई बीमारी है, और डॉक्टर को उस पे शक हो रहा है कि इसके अंदर जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है, मैंने देखना है कि आया यहाँ पे कंटेमिनेशन है या नहीं है, उसके बॉडी के अंदर तो इन्फेक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो कौन सा यूज़ करते हैं, कल्चर बॉटल यूज़ करते हैं। ये बॉटल होता है बेसिकली और यूज़ होता है कल्चर पर्पस के लिए, या माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में ये जाता है। और कुछ कभी कभार ऐसे ट्यूब्स भी आते हैं जो कि पर्टिकुलरली वो यूज़ होते हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी के लिए। तो उसमें एक एडिटिव सोल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं SPS, यानी सोडियम पॉलीइनोथोल सल्फेनेट। ये एक केमिकल है जो कि उसके अंदर मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है इस ट्यूब के अंदर? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि मिसाल के तौर पे एक ट्यूब है, उसमें मैं बगैर SPS के उसमें मैं ब्लड डाल लूँ। अब वो ब्लड उसमें चला गया, लेकिन उस ब्लड के अंदर बैक्टीरियाज भी गए हुए थे।
अब वो बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे भी प्रॉपर अपनी ग्रोथ करेंगे, उनके अंदर डिवीजन होगी। तो मिसाल के तौर पे अगर उसमें पहले जो थे वो 50 बैक्टीरिया थे, मिसाल मैं दे रहा हूँ इसको समझने के लिए, तो 50 बैक्टीरिया हो सकते हैं। 10 बजे आपने लिया, हो सकता है कि रात 10 बजे तक इसके अंदर वो ग्रोथ जो है वो क्या हो गई हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। तो जो सोडियम पॉलीइनोथोल सल्फेनेट के अंदर आप जिस ब्लड को लेते हैं, वो बैक्टीरियल ग्रोथ को उधर ही स्टॉप कर देता है। वो एग्जैक्टली आपको बताता है कि जो कुछ आपके बॉडी के अंदर चल रहा था, मिसाल के तौर पे आपके बॉडी के अंदर 50 बैक्टीरिया थे, तो वो वही 50 बैक्टीरिया को उधर ही रोक देगा। वो आगे जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकेंगे, कंटेमिनेशन जो है वो नहीं हो सकेगी। तो इसका एक फ़ायदा जो है वो ये है। दूसरा, हम सबसे पहले कल्चर ही क्यों चॉइस करते हैं कि क्यों कल्चर बॉटल में जो है वो पहले ब्लड डाल दे। तो इसका दूसरा फ़ायदा जो है वो ये है कि हो सकता है कि मैं जब सिरिंज से ब्लड लूँ, एक ट्यूब में, फिर दूसरे ट्यूब में, फिर तीसरे ट्यूब में, फिर वहाँ पे एनवायरनमेंट है, हो सकता है कि कोई टच हो सकता है कि उस ट्यूब से में कोई कंटेमिनेशन हो, एनवायरनमेंट है ना, तो वहाँ पे बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई भी चीज़ जो है इधर-उधर हो सकती है जो कि कंटेमिनेशन कॉज़ कर सकती है। तो जब आप एंड पे जाएँगे कल्चर मीडिया की तरफ, कल्चर बॉटल की तरफ, तो हो सकता है कि आप कोई कंटामिनेटेड ब्लड जो है उसके अंदर डाल दें, तो फिर चांसेस जो है वो क्या हो सकते हैं, गलती के ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका एक बैक्टीरिया है, ई. कोलाई है, वो उसमें आना है और वहाँ पे कोई और जो है उससे पहले किसी कोई यूरिन लेके आया था और यूरिन के अंदर उसको सुडोमोनास था, तो हो सकता है कि वो उसके साथ कंटेमिनेशन हो जाए और फिर आपकी ग्रोथ जो है वो एग्जैक्टली ठीक ना आए, कोई और जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ आ जाए। तो इस वजह से हम सबसे पहले जो चॉइस है वो कौन सी रखते हैं, वो हम कल्चर मीडिया के रखते हैं। उसके बाद जो है वो सोडियम साइट्रेट आपको नज़र आ रहा है कि हम सोडियम साइट्रेट यूज़ करते हैं। अब सोडियम साइट्रेट जो है वो ब्लू ट्यूब के अंदर होता है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, आपको पता है कि ये हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ये हम यूज़ करते हैं बेसिकली कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और जब आप इसको डायरेक्ट जो है वो साइट्रेट के अंदर डाल लेते हैं, तो वो अपना रिएक्शन जो है वो शुरू कर देता है, यानी कैल्शियम जो है वो वहाँ से किलेट कर देता है और आप उसको रोटेटर पे रख देते हो या मिक्स करना शुरू हो जाते हो, तो वो वहाँ पे ही क्या बनाना शुरू कर देगा, क्लॉट जो है उसमें बनेगा नहीं और कैल्शियम को निकालना शुरू कर देगा। तो जब आप इसको लैब की तरफ लेके जाएँगे तो आसानी के साथ जो है प्लाज़्मा ऊपर आएगा, ठीक है? फिर उसके बाद जो है वो रेड ट्यूब के अंदर डाल लेते हैं। अब रेड के अंदर कुछ भी नहीं है, रेड के अंदर आपने ब्लड डाल दिया, तो रेड के अंदर आपने ब्लड डाल दिया तो इसका मतलब ये है कि क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, जल्दी-जल्दी क्लॉट बनेगा और फिर उसके बाद जो है वो आप इतनी देर के अंदर जब अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, तो इतनी देर में कुछ न कुछ प्रोसेस जो है वहाँ पे शुरू हो चुका होता है और आपकी जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि रेड ट्यूब को आपने नहीं करना होता, क्या कहते हैं उसको, सॉरी, उसको आपने मिक्स नहीं करना होता। तो मिक्सिंग जो है वो सिर्फ उनमें होता है जिसके अंदर कोई एडिटिव सोल्यूशन हो या कोई एंटीकोगुलेंट हो, उसको आप मिक्स कर सकते हो। स्लाइटली मिक्सिंग होती है और जिसमें एंटीकोगुलेंट नहीं है उसको आप जो है वो बिल्कुल मिक्स नहीं करोगे। उसके बाद जो है वो एसएसटी होता है और इसको कभी-कभी कभार जो है वो हम वो भी कहते हैं, जेल ट्यूब जो है वो भी कहते हैं। और ये जो एसएसटी है, इसको हम कहते हैं कि ये सीरम सेपरेटर ट्यूब है। ये सीरम को सेपरेट कर देता है। किस लिहाज से सेपरेट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एक जेल होता है। जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हो तो वो जेल बीच के अंदर बैरियर बना देता है। नीचे जो है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं और अबव दैट सेपरेटर जो कि जेल था, उसके ऊपर जो है वो आपके पास वो आ जाता है, सीरम आ जाता है। तो इस वजह से एसएसटी जो है वो किस चीज़ का एब्रिविएशन है, सीरम सेपरेटर ट्यूब के लिए है। उसके बाद ग्रीन ट्यूब होता है हेपरिन, जो कि बहुत यूज़ तो नहीं होता लेकिन कहीं-कहीं पे यूज़ होता है, और इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड जो कि एंड पे आप डाल लेते हो। और फिर उसके बाद जो है वो सोडियम
फ्लोराइड जो कि ग्रे ट्यूब होता है, ये उसके लिए यूज़ होता है। ग्लूकोज के लिए बार बार मैंने कहा हुआ है, इसको आपने भी याद रखना है और इसको एग्जीक्यूट भी करना है। तो ये हमारा जो CLSI का ऑर्डर ऑफ फ्लो है, ये उसका तरतीब है कि आपने जब भी ब्लड लेना होगा, ये आपने इसी ऑर्डर को रख के ही रखना होगा कि इसी को हमने फॉलो करना है। ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से पहले एक में ले लूँ, फिर दूसरे में ले लूँ, फिर तीसरे में ले लूँ, वरना फिर ये जो क्लिनिकल एंड लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, जिसको हम CLSI कहते हैं, इनको क्या पड़ी हुई थी कि क्यों आपको ये सारा कुछ बता दें। तो बेसिकली ये सारे एक्सपेरिमेंटल होते हैं, इसमें रिसर्च हुआ होता है कि आप जब पहले कौन से ट्यूब में लेंगे, बाद में कौन से में लेंगे, थर्ड पे कौन से में लेंगे, तो उस वजह से ये आपके टेस्ट को जो है वो सही परफॉर्म करता है। ठीक है। अच्छा, अहमद बिन फैसल और इमरान अफजल, सही है। ओके। फिर उसके बाद ज़्यादा फिलबॉटमिस्ट या अक्सर लोग जो है वो बिज़ी होते हैं और इन की तरफ ध्यान नहीं होता। लोग ये जो ऑर्डर है ये भूल जाते हैं। तो लोग जिस तरह बचपन में हम याद करते थे, पीरियोडिक टेबल याद करते थे, ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसे निमोनिक सेंटेंसेस बना देते थे। इसी तरह इसके लिए भी लोग लेबॉर्ट्री के अंदर करते हैं। आपकी अपनी अगर कोई है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का अपना कोई इस तरह का निमोनिक एग्जाम्पल है तो वो बिल्कुल हाथ उठा के बता सकता है हमें, वो हमारे साथ यहाँ पे शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे आप ये एक सेंटेंस जो है वो याद रखते हैं कि यंग बॉडीज रियली शुड गेट लार्ज ग्रेन्स। ये एक ऐसी फिक्रा है। ये यंग से जो है वो आपको पता होता है कि यंग बॉडीज रियली हो गए, तो आपको पता होता है पहले मैंने येलो में लेना है, फिर ब्लू में लेना है, फिर रेड में लेना है, शुड गेट लार्ज, तो SGL। तो फिर आपने ग्रीन सीरम सेपरेटर में लेना है, फिर ग्रीन में लेना है, लार्ज यानी L है तो वो लेवेंडर से निकला है तो L से निकला है, और फिर एंड पे जो है वो ग्रे है तो ग्रेन्स, तो वो G जो है वो याद हो। तो ये एक वो है निमोनिक एग्जाम्पल है। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये आप अपना खुद भी बना सकते हैं, कुछ अपनी तरतीब बना सकते हैं। कभी कभार जो है वो ऐसे रिबन मिलते हैं, ब्रेसलेट्स मिलते हैं, वो लगा लेते हैं फिलबॉटमिस्ट ताकि उनको जो है वो ये तरतीब याद हो। नहीं तो सबसे बेस्ट जो तरीका है जो मैं समझता हूँ वो होना चाहिए, क्योंकि लेबॉर्ट्री के अंदर या फिलबॉटमी के अंदर जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है या मैं समझता हूँ, तो हर चीज़ जो है वो आपके पास दीवार के ऊपर जो है वो लगा हुआ होना चाहिए, पोस्टर लगे होने चाहिए, बड़े बड़े पोस्टर लगे होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब एक एक्सपर्ट बंदा है वो काम कर रहा है, हो कर सकता है कि उसको ये सारी चीज़ें याद हो, लेकिन एक वो स्टूडेंट है या वो इंटर्नी है या न्यू कमर है या न्यू एम्प्लॉय है, वो आया हुआ है, तो उसको हार्डल्स होंगे ऑब्वियसली। वो पहले जो है वो सीखने में थोड़ा सा उसको दुश्वारी होती है। तो मैं भी कि वो सीनियर वहाँ पे मौजूद ना हो, वो किसी की सुपरविजन के अंदर ना हो, तो आप सीधा सीधा सामने देखें, सामने आपकी चीज़ लगी हुई होती है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को फॉलो कर ले। जो चीज़ लिखी हुई है तो उसको हम कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का हिस्सा होता है। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो हर लेबॉर्ट्री में हर सेक्शन के अंदर जो है वो होना चाहिए, कि ताकि कोई भी आए वो तरीक़ाकार जो है वो सेम ही यूज़ कर लें। मिसाल के तौर पे हम जैसे हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हर मज़हब के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनकी एक होली बुक होती है, ठीक है, हमारी भी है। इसी तरह हम जब वुज़ू करते हैं तो ये हम ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान जो इंडिया में रह रहा है उसके वुज़ू का तरीका डिफरेंट है और वो कोई मुसलमान जो है वो अमेरिका में रह रहा है तो उसके वुज़ू का तरीका डिफरेंट है। नहीं, आप जिस कोने में जो मुसलमान रहेगा तो उसके वुज़ू करने का तरीका जो है वो सेम ही होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बताया गया था उसका एक ही तरीका है, वो मैंडेटरी है और हमें उसी को फॉलो करना होता है। तो यही एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास हर लेबॉर्ट्री के अंदर भी होता है कि आपके जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए होते हैं, आप खा वो काम पाकिस्तान के अंदर करें या US के अंदर करें या कनाडा के अंदर करें या ईस्टर्न मुल्क के अंदर करें, वो सारे प्रोसीजर सेम होते हैं, तो आपको फिर दुश्वारी नहीं होती। ये एक अलग कहानी होती है कि आप छोटे लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो किसी
किसी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं करते, किसी चीज़ को भी फॉलो नहीं करने, तो आप स्किल तो आप गेन कर लेते हो, लेकिन वो स्किल जो होते हैं वो मैनिपुलेटेड स्किल्स होते हैं। फिर आप जब किसी अच्छी लैब में चले जाते हैं, आप देखते नहीं मैं तो वहाँ पे यूँ करता था, यहाँ पे जो है ये यूँ होता है, तो ये चीज़ें जो है ये फिर थोड़ी सी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को जो है वो क्या कर देती है, डिस्करेज कर देती है, थोड़ा सा ब्रेक लगा लेती है आपको। आप फिर ज़्यादातर लोग फिर आपको रिलाई नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंट बंदा नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज जो है वो है। तो वो सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि वी आर नॉट फॉलोइंग द सेम SOPs as they were written or they were posters in the laboratory or in phlebotomy or in any hospitals। ठीक है। अच्छा, मुझे अब प्रोफेशनल से याद आया, इसके बीच में एक लेक्चर जो कल आपके साथ मैंने शेयर करना होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हम हार्ड स्किल की बात कर रहे होते हैं, जहाँ तक इन सारी ट्यूब्स को हम फॉलो कर रहे होते हैं, जहाँ तक हम ये सब कहानियाँ बता रहे होते हैं कि भाई आपने ब्लड ऐसे लेना है, ट्यूब में लेना है, ये इतनी देर में लेना है, ये करना है, वो करना है, फला, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, इनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आपका एटीट्यूड है, आपका जो मॉरल एक लिंक है पेशेंट के साथ, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो इसको हम हार्ड स्किल्स कहते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी टेक्निकल ये सारी चीज़ें। और जो सॉफ्ट स्किल होता है वो उस पे ही मैंने लेक्चर बना दिया है रात को, वो मैं अपलोड भी कर दूंगा कल इंशाल्लाह आप लोगों को। तो उसको आपने अलिफ से लेके ये तक जो है वो कंप्लीट जो है वो देखना है। और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होना चाहिए, आप कंपैशन हो, आपके इंटीग्रेशन हो, आपकी डिग्निटी हो, आप काम हो, आपका जो है वो स्माइली फेस हो, किस तरह आपने एक पेशेंट को जो है वो सही तरीके से डील करना है। तो ये वो सारी चीज़ें मैंने उस लेक्चर के अंदर जो है वो बनाई हुई है। इस हफ्ते में पहले कल मैं एक लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड करवा दूंगा, और एक जो है वो आधा वो फिर एक फ्लेबोटमिस्ट को खुद कैसे होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर फ्लेबोटमिस्ट है और वो उसके अंदर जो है वो करेज ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, वो डर रहा है, वो सिरिंज को हाथ लगा के उसके हाथ जो है वो कांपना शुरू हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो स्किल उसके अंदर जो है वो थोड़े से क्या होंगे, डिले आएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप किसी से पूछ के नहीं कर सकते कि भाई मैं डर रहा हूं तो मैंने क्या करना है। आपने अपने ऊपर काम करना होगा। ठीक है। आप जब अपने ऊपर काम करेंगे तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एट द एंड ऑफ द डे जो है वो चेंज लाएगी आपके अंदर। ठीक है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो भी आप लोगों ने देखना होगा। वो इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों के साथ जो है वो आपके जो 11 से 12 बजे तक रिकॉर्डेड सेशन वो भी उसमें शेयर हो जाएगा, और इंशाल्लाह ये भी मैं इसी वीक जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है। ओके। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। एक मैंने आपको बता दिया कि वी आर ऑब्वियसली यूजिंग CLSI मेथड। कुछ जो है वो लोग वो CDC मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, यानी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इनके भी कभी कभार आ जाते हैं हमारे पास गाइडलाइंस। और एक मैंने आपको बता दिया कि फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शंस, हमारे माइंड के अंदर खुद भी हमारे पास क्या होना चाहिए, निमोनिक एक ऑर्डर होना चाहिए कि आप खुद बना लें, कि कोई भी सेंटेंस बना लें। ठीक है। सो हम क्यों यूज़ करते हैं इसका मैंने आपको बता दिया कि द रीज़न द ट्यूब्स आर असाइंड दिस ऑर्डर इज़ टू प्रिवेंट द क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ केमिकल्स एंड टू अदर ट्यूब्स विच may cause error in टेस्टिंग। ठीक है। तो ये हम बेसिकली इस बुनियाद पे करते हैं कि आपके जो केमिकल्स है वो किसी दूसरी ट्यूब के अंदर जो है वो ना चले जाए, क्योंकि उसकी वजह से टेस्ट के अंदर जो है वो एरर आ सकते हैं। और इस प्रोसेस को जो है वो हम क्या कहते हैं, रिफ्लक्स कहते हैं, विच मीन्स कि द केमिकल्स कैन मूव फ्रॉम द ट्यूब एंड एंटर द नीडल। once the next tube is activated, it will have the previous chemicals enter the tube causing the contamination। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं सबसे पहले EDTA का ट्यूब लूँगा, तो EDTA में पॉसिबिलिटी है कि वो EDTA नीडल के साथ जो है लग जाए, और जब वो EDTA मैं लेके आऊँगा कहाँ पे, साइट्रेटेड ट्यूब के अंदर, तो वो EDTA यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। जब यहाँ पे मिक्स हो जाएगा तो कुछ ना कुछ कंटामिनेशन जो है वो EDTA वाली साइट्रेटेड के अंदर आ जाएगी।
तो आपके कोगुलेशन फैक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे, अफेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब यही मिसाल हम देते हैं कि हम पहले साइट्रेट क्यों लेते हैं और बाद में ईडीटीए क्यों लेते हैं। तो भाई हम साइट्रेट इसलिए लेते हैं कि अगर साइट्रेट थोड़ा सा इसमें आ भी गया ईडीटीए के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सीबीसी करनी है और उसके हमने क्या करना है, हमने करना है उसकी प्रेफरेंस स्मेयर बनानी है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सबसे एंड पे हम ग्रीन ट्यूब क्यों लेते हैं, ईडीटीए के बाद भी हम क्यों लेते हैं, ठीक है। तो आपने फिर ये समझना है, ये टेक्निकल इशू है, ओके। आपने फिर यही समझना होता है कि अच्छा अगर ये जो ग्रीन वाले है वो अगर इसमें आ गया, ईडीटीए के अंदर आ गया, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो है वो उसके प्रेफरल स्मेयर जो है उसमें बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि अगर आप हैपरनाइज्ड ट्यूब से स्मेयर बनाएंगे तो उसके ऊपर एक ब्लू शेड आएगा, लेकिन अगर हैपरिन थोड़ा सा ईडीटीए के अंदर आ जाएगा तो कंटमिनेशन आ जाएगी। इतना नहीं आता कि आप समझ रहे हैं कि थोड़ा कि मतलब बहुत ज़्यादा आ जाएगा, थोड़ा बहुत आ जाता है, तो वो इतना नहीं आता। तो अगर वो आ भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें क्लॉटेड ब्लड नहीं चाहिए, हमें ईडीटीए का ब्लड चाहिए और ईडीटीए ऑलरेडी उसके अंदर है ही, तो हम जो है वो सीबीसी कर सकते हैं, कोई इशूज़ पे फ़र्क नहीं पड़ सकता, ठीक है। तो इसके ऑर्डर ऑफ ड्रा का जो बेसिकली फ़ायदा है वो है ही यही कि आप क्रॉस कंटेमिनेशन को क्या कर लें, रोक लें। और जो दूसरा मैंने आपको बताया था पर्टिकुलरली कल्चर मीडिया के कल्चर बॉटल के हवाले से, तो वो आप एक्सटर्नल कंटेमिनेशन को भी उसके अंदर क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। तो ये था आपके ऑर्डर ऑफ ड्रा था। इसमें यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर सकता है। इवन अगर आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन बाद में भी आए तो आप यहाँ पे जो चैट है हमारा उसी के अंदर आप डाल सकते हैं, तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर उसको हम एक एक करके जो है वो फिर जवाब दे देंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नीडल एंड सिरिंज। तो ये वो हथियार है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो इक्विपमेंट्स है कि जिसके बेस पे हम किसी पेशेंट से ब्लड लेते हैं। क्योंकि आपका काम फ्लेबोटमी का है तो हम यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें लेने का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप किसी को इंजेक्शन लगा भी रहे हैं तो भी उसी के लिए यही चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही होती है। तो एक फ्लेबोटमिस्ट को जनरली ये पता होना चाहिए कि जो इसके इक्विपमेंट्स हैं दो हिस्सों पे पर्टिकुलरली कंटेंट होते हैं। एक जो है इसको कहते हैं नीडल और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है सिरिंज। दोनों मिल के एक इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं और एक को हम कहते हैं नीडल, दूसरे को हम कहते हैं सिरिंज। ये जो नीडल है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो टॉप होता है इसको हम कहते हैं टिप, ठीक है, इसको टिप ही कहते हैं। फिर यहाँ पे जो ब्लड इंसर्ट होता है, इनसाइड जो जाता है, जो सुराख होता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं बेवल कहते हैं। और हर जो एलोंगेटेड एरिया है जिसके अंदर आपका ब्लड जो है वो जा रहा होता है, इट्स वे इंसर्ट द ब्लड इनसाइड द सिरिंज, तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं बैरल कहते हैं, ओके। तो टिप, बेवल एंड बैरल, ये तीन हिस्से जो है ये किस चीज़ के हैं, ये नीडल के हैं। अब हमारे पास जो सिरिंज है उसके भी हमारे पास मेनली जो है वो तीन हिस्से हैं। पहले उसका भी टिप होता है, तो इसका टिप और इसका जो हब है, जो नीडल का एंड होता है जो सिरिंज के साथ लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हब कहते हैं। तो नीडल का हब जो है वो सिरिंज के टिप के साथ जो है वो मिलता है, आप उसको टाइट करते हो और उसके बाद जो है वो उसका बैरल शुरू हो जाता है। ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं बैरल, जिसके ऊपर ग्रेजुएशन जो है वो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ऑलरेडी ग्रेजुएटेड होता है, ये रहता है, बैरल होता है। और एक जो है ये हमारे पास प्लंजर है, तो ये आप इसको पुल करते हो, ठीक है, इसको आप क्या करते हो, पुल करते हो, तो आपकी जो आपका जो ब्लड है वो पेशेंट से इसी तरीके से होके आता है। यहाँ पे जो टेक्निकल तरीक़ाकार है वो क्या है कि आपने बहुत सडन आपने इसको पुल नहीं करना। कुछ लोग जो है वो जैसे ही नीडल इंसर्ट हो जाता है और रेड डॉट आ जाता है टिप के ऊपर, तो समझ लेते हैं कि ब्लड आ गया और डायरेक्ट जो है वो पुल कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड तेज़ी के साथ आना शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें मसला ये होता है कि अक्सर आपको जो है वो हेमोलिसिस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो है वो बड़े फ्रेजाइल होते हैं और वो फिर टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं, अंदर से हीमोग्लोबिन बाहर निकलना शुरू हो जाता है।
तो वो अब इंटरनल कंटेमिनेशन आ गई, ठीक है। आपने कोई एक्सटर्नल कोई चीज़ नहीं की, लेकिन आपने सिर्फ टेक्निकल एक गलती की वजह से जो है उन सेल को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो वो रेड ब्लड से जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसके अंदर रेडिश कलर का जो है वो एक अपीयरेंस आती है। इसका मतलब यही होता है कि आपने टेक्निकल जो है वो कोई गलती की हुई है जो कि नहीं करनी चाहिए। तो आपने इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो क्या करना होता है, पुल करना होता है प्लंजर के ज़रिए से, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ सिरिंज थे कि जिसके अंदर टिप, बेवल, बैरल, हब, उसके बाद सिरिंज टिप, सिरिंज बैरल और सिरिंज प्लंजर। अच्छा, अब पुराने जो सिरिंज थे उसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आप निकाल लेते थे, बंद कर देते थे, कोई हिस्सा नहीं होता था, फिर बच्चे उठा लेते थे, या हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि कुछ जो हाउसकीपिंग है वो उनको कबाड़ियों पे जो है वो बेच देते थे, फिर वो कंटेमिनेशन कर देते थे। हो सकता है हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, एस डिजीज़, जितने सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ है वो सारे के सारे जो है वो किसी दूसरे बंदे को क्या हो जाते थे, ट्रांसफ़र हो जाते थे। तो उसका डिज़ास्टर होता था, बहुत बड़ा मसला होता था इसका। तो इस वजह से सेफ्टी जो रूल्स अब आ गए हैं उसके अंदर आप क्या करते हो कि यहाँ पे एक लॉक होता है, आप उसको ऊपर से ही क्या कर देते हो, ब्रेक कर देते हो, तोड़ देते हो। तो ये जो हिस्सा है ये फिर रीयूटिलाइज नहीं हो सकता, ये बिल्कुल रीयूटिलाइज जो है वो नहीं हो सकता, यूजेबल नहीं होता है। आप इसको कंटेमिनेशन से जो है वो दूर रख लेते हो, और इसका ये जो हिस्सा होता है ये आप नीडल कटर के थ्रू क्या कर देते हो, ख़त्म कर देते हो, या नीडल एश ट्रे होता है उसके ज़रिए जो है ये बिल्कुल एश बन जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है आपके सेफ्टी प्रिकॉशनरी मजर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हम यही तरीका ही यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री हॉस्पिटल्स के अंदर, या नहीं और भी डिफरेंट टाइप्स के सिरिंज आ सकते हैं? तो और भी आ सकते हैं। ये कैप जो है कभी कभार इसके साथ ही होता है, क्योंकि कभी कभार आप ये कैप हटा देते हो, फिर आप ढूंढते हो कि कैप मैंने कहाँ पे रखा हुआ है। एक और बड़ी बुरी आदत है कि जब आप नीडल मिस कैप कर देते हो, ठीक है, तो फिर आपके जो वो कैप है वो कहीं गायब हो जाती है। ये फिर आप उसको ढूंढते हो कि भाई कहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ था, या आप इसको, ज़्यादातर लोग इसको क्या करते हैं, अपने मुंह के अंदर जो है पकड़ लेते हैं। तो वो एक खुद बड़ी मुसीबत आ जाती है कि आप वहाँ पे कंटेमिनेटेड एरिया के अंदर है, आपके पास नामालूम बैक्टीरियाज है, नामालूम वायरसेस है, नामालूम फंगस है, कि कोई भी आया हुआ है, वहाँ पे हज़ारों पेशेंट आते हैं, और आप उस एरिया से जो है वो एक चीज़ लेके अपने मुंह के अंदर रख रहे हो, तो वो भी आपके लिए जो है वो क्या हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। तो दैट्स वाई ये जो सेफ्टी शील्ड है इसका इसके साथ अटैच्ड होता है कुछ लैब्स के अंदर, नहीं तो ये आपने जो है वो रखना होता है सामने, ताकि ये दोबारा आप इसको इसके ऊपर, नीडल के ऊपर जो है वो लगा लें। कुछ लोग नहीं भी लगाते, अगर उनके पास नीडल कटर है और उसी वक्त वो लगा लेते हैं तो कोई इशू जो है वो नहीं है। ये भी एक तरीका है। तो सेफ्टी शील्ड जो है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब नीडल की तरफ आ जाते हैं। तो नीडल आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नीडल्स जो है उनके अंदर जो होल्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, किसी के अंदर मोटे होते हैं, कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। जैसे ब्लड बैंक के नीडल्स आप देख रहे होंगे, तो वो बिल्कुल आप के समझ रहे हो कि उसको देख के ही बंदा डर जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये इनके डिफरेंट साइजेस है, ये डिपेंड करता है। अब मैंने मिसाल दी आपको ब्लड बैंक की, तो ब्लड बैंक में आप बड़े उसको क्यों लेते हैं नीडल को, इस वजह से लेते हैं कि आप एक इंसान से ब्लड ले रहे हो जिसको फास्टर जाना चाहिए एक बैग के अंदर, जो कि भर जाए। अगर आप वहाँ पे एक और गेज का, स्मॉलर गेज का जो है वो लगा लेंगे, सॉरी बिगर गेज का लगा लेंगे, तो वो जो ब्लड है वो फ्लो उसका क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, वो सही तरह फ्लो नहीं कर सकेगा। तो उस वजह से वहाँ पे आप उसको ब्लड को ड्रॉ सही तरह नहीं कर सकते। तो याद रखिए कि डिफरेंट साइजेस के या डिफरेंट गैज के नीडल्स आते हैं। जितना नीडल लार्ज होगा, ये एक फार्मूला है कि नीडल जितना लार्ज होगा उसका गेज जो है वो उतना छोटा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड बैंक के लिए आप नीडल यूज़ करेंगे तो उसका गेज क्या होगा, छोटा होगा। नॉर्मली आपके पास जो ब्लू कलर के सिरिंज नीडल नज़र आते हैं ये तकरीबन 21-22 गेज के जो है ये मोस्टली जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि हर पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। आप ब्लड लेते हो, ब्लड देते हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, कोई भी चीज़ लगा रहे हो, तो उसके लिए अक्सर जो है वो यही यूज़ हो रहा होता है। हाँ, इन्फ्यूजन के अंदर थोड़ा सा फिर गेज जो है और स्मॉल हो जाता है, तो वो क्योंकि वो फ्लो आप लेके जा रहे हो।
तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये आपके पास जो सबसे छोटा होता है 26 गैज का होता है, फिर ये 27 गैज का है, 25 गेज का है, ये 22 का है, और ये जो है वो 21 का है। इनके भी कलर डिफरेंसेस होते हैं, कहीं कहाँ पे ग्रे होते हैं, कहीं पे ब्लू होते हैं, डिपेंड करता है। और फिर ये जो इसका साइज़ है 3.8 इंचज़, ये 1/2 इंचज़ का है, ये 5/8 इंचज़ का है, तो ये इसकी लेंथ है। लेकिन मेनली जो पर्पज़ है वो क्या है, वो आपके इस गेज का है। तो जब नीडल जितना लार्जर होगा उसका गेज जो है वो उतना छोटा होगा, नीडल जितना छोटा होगा उसका गेज जो है वो उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपके पास और भी बहुत सारे नंबर है। सो थिनर द नीडल, sorry. So thinner needles with higher gauge numbers are used when the medications is less viscous and the procedure is less invasive, like a subcutaneous injection. Thicker needles with lower gauge numbers are used for more viscous medication. जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि इन्फ्यूजन आप लगा रहे हो, ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हो, या ट्रांसफ्यूजन डोनेशन ले रहे हो, तो उसमें आपने जो है वो फिर ये वाला यूज़ करना होता है। एंड मोर इन्वेसिव प्रोसीजर लाइक एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और ड्राइंग का ब्लड। सो 14 गेज, 15 गेज, 14 गेज, 18 गेज, 20 का है, 21 का है, 2 का है, 23 का है और 25 का जो है वो, ये डिफरेंट गेज के सिरिंज आपके पास जो है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंगल ड्रॉ नीडल्स आर ऑफ द टाइप that fit on a syringe and can be used only to fill the syringe to which they are connected. इसको याद रहे कि इसको हम हमेशा के लिए जो है वो सिंगल यूज़ ही करते हैं। अगर आपने एक पेशेंट को प्रिक कर लिया और दूसरी दफ़ा प्रिक कर लिया, तो फिर चाहिए कि आप सेकंड पे बेस्ट जो वो है प्रैक्टिस है वो यही है कि आप दोबारा नया सिरिंज जो है वो यूज़ करोगे, दोबारा नई नीडल यूज़ करोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा प्रिक कर दें और उस एक ही नीडल से आप उसको प्रिक करते जाएंगे, तो ऑब्वियसली उसका जो टिप होता है वो पहले तेज़ होता है, पहले शार्प होता है। लेकिन जब आप बार बार उसको एक मसल के अंदर जो है वो लगा रहे हो और वो मिस प्रिक हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो शार्पनेस है वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब वो ख़त्म हो जाती है तो मेनली तो आपने अपने पेशेंट को सेटिस्फाई करना होता है। आप उसको तकलीफ़ दे रहे हो, बार बार आप उसी नीडल से उसको दोबारा प्रिक कर रहे हो, तो उसको गुस्सा भी आ जाएगा। वो बेचारा अगर गुस्सा नहीं करेगा तो उसको तकलीफ़ तो ज़ाहिर बात है होगी। तो याद रहे कि जब अगर आपका नीडल जो है वो मिस प्रिक हो गया आपकी पर्टिकुलर एरिया को, तो आप नया जो है वो नीडल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये फिर मल्टीपल ड्रॉ नीडल है, यूज विद वैक्यूम कलेक्शन ट्यूब्स दे हैव a retractable sheath over the portion of the needle that penetrates the blood tube. अच्छा, अब आप लोगों ने एक जो तरीका है, कन्वेंशनल मेथड है, ज़्यादातर लेबॉर्ट्री के अंदर आपने ये जो पिछला वाला हमने डिस्कस किया यही है कि आपने इंसर्ट कर दिया, फिर आपने 10 ml ब्लड या 5 ml ब्लड लिया, उसके बाद आपके सामने ट्यूब्स पड़े थे, आपने ट्यूब्स के अंदर 1 बाय 1 जो है वो ब्लड डालना शुरू कर दिया। उसके अंदर ऑलरेडी वैक्यूम होता है, वो वैक्यूम की वजह से जो है वो ब्लड खुद ही क्या कर रहा था, सक कर रहा था। ठीक है, एक ये तरीका था। दूसरा तरीका जो है ये क्या है, मल्टीपल ड्रॉ नीडल। अब ये जो मल्टीपल ड्रॉ नीडल है उसमें ये था कि मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, हमें उससे 10 ml ब्लड नहीं चाहिए, हमें उससे ज़्यादा चाहिए ब्लड। ओके, अब मैं क्या करूँगा, तो अब मैं क्या एक दफ़ा उसको प्रिक कर लूँगा, फिर उसके बाद जो है वो 10 ml ख़त्म हो गया, दोबारा प्रिक कर लूँगा। उसमें ये होता है कि आपका एक नीडल होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल ड्रॉ नीडल। ये मल्टीपल ड्रॉ नीडल जो है इसका जो ये एरिया है ये एक होल्डर के साथ अटैच हो जाता है। आप इसी को इंसर्ट कर देते हो एक पेशेंट के वेन के अंदर। जब आप पेशेंट के वेन के अंदर इंसर्ट कर देते हो, ठीक है, उसके बाद आप ट्यूब उठाते हो और उस होल्डर के अंदर इंसर्ट कर देते हो। वो उसके अंदर ऑलरेडी वैक्यूम होता है, वो उसको भरता है, आप उस ट्यूब को निकालते हो, नीडल को नहीं निकालते, आप उस ट्यूब को निकाल लेते हो और रख लेते हो। फिर सेकंड ट्यूब, फिर थर्ड ट्यूब, फोर्थ ट्यूब, फिफ्थ ट्यूब, जितने ट्यूब्स है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से भरते जाएंगे और आप उसको टेबल के ऊपर रखेंगे। एट द एंड आप जो है वो एंड के ऊपर जो है वो आप इसको दोबारा जो है वो क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो और इसको जो है वो डिस्कार्ड कर दे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल ड्रॉ
नीडल कहते हैं, यूज्ड विद वैक्यूम कलेक्शन ट्यूब। इसमें आपने वैक्यूम ट्यूब जो है वो लाजमी यूज़ करना है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि अगर वैक्यूम वहाँ पे नहीं बन रहा तो ऑटोमेटिकली वो उसको सक नहीं करेगा, जब वो सक नहीं करेगा तो ब्लड नहीं आएगा, जब ब्लड नहीं आएगा तो हेमाटोमा और इस चीज़ की जो है वो फिर खतरे जो है वो हो सकते हैं। ये वो होल्डर है, ठीक है, जो प्रीवियस मैंने आपको बता दिया, आपको ये नज़र आ रहा था ये, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्रीव किया, तो ये होल्डर येलो कलर में भी आता है, ट्रांसपेरेंट कलर में भी आता है, जैसे ये है हमारे पास, ये वाला है। तो ये यहाँ पे आप इंसर्ट कर देंगे, यहाँ से ये नीडल आपने इसकी कैप को हटा देना है, ये जाएगा पेशेंट के वैन के अंदर, और यहाँ पे आपका ये होल्डर हो गया, और ये आपने जैसे ग्रीन ट्यूब आपने उठा दी है, और यहाँ पे आप इसको क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो आपके पास जो है वो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली फिल होना शुरू हो जाएगा। और ये स्टैंडर्ड का तरीका है, आजकल जो है वो अच्छा तरीका जो है वो मैं समझता हूँ कि यही है, और ज़्यादातर जितने हॉस्पिटल्स हैं अच्छे वाले, अच्छे लैब्स हैं, वो ज़्यादातर इसी प्रोसीजर को जो है वो फॉलो करते हैं। तो अ प्लास्टिक होल्डर मस्ट बी यूज विद द एवैक्यूएटेड ट्यूब सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये पहले इसने क्या किया कि होल्डर उठाया, वो मल्टीपल नीडल ड्रॉ उठाया, इसके ऊपर एक शीट होता है, रेट्रैक्टेबल शीट होता है, ऑटोमेटिकली ये ब्लड फ्लो को बंद करता है, जब आप इसको इंसर्ट करते हो वो दोबारा खुल जाता है और ब्लड आना शुरू हो जाता है, फिर आप जब ब्लड निकाल लेते हो ये फिर बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये आप इंसर्ट कर देते हो। नेक्स्ट जो स्टेप है, आपने क्या करना है, टॉर्निकेट बांधना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्निकेट जो है वो आते हैं, कुछ जो है वो ऑटोमेटिक होते हैं, कुछ जो है इस तरह आप नॉट लगा लेते हो। फिर उसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो क्या है कि आपने वैन डिटेक्ट करनी है। सबसे जो आइडियल एरिया है वो ये वाला है, एंटीक्यूबिटल फोसा, ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपने पहले देखना है। यहाँ पे आपको नहीं मिला, आप नेक्स्ट हैंड पे चले जाए, ठीक है। यहाँ पे आपने जब इसको पल्पेट कर दिया, आपको फील हुआ कि यस दिस इज़ द चॉइस ऑफ वैन फ्रॉम वेयर आई हैव टू टेक द ब्लड। नेक्स्ट जो है वो आपने फिर जाना होता है, इस ट्यूब को यहाँ पे इंसर्ट करना होता है, यानी ये आप समझ लें कि ये वैन के अंदर चला गया है, ठीक है, ये अब चला गया, ओके। नीडल विद द बेवल अप, होल्डर और ये ट्यूब ये चला गया, यहाँ पे ये काम जो है इस बंदे ने यहाँ पे किया हुआ था, ये ट्यूब अंदर इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये आपके इस एरिया के अंदर जो वैन्स होते हैं, एक होता है सेफेलिक वैन, एक होता है एक्सेसरी सेफेलिक वैन, और दूसरा जो होता है मीडियन क्यूबिटल वैन, या इसको हम एंटी क्यूबिटल कहते हैं, क्योंकि इस एरिया को जो है वो फोसा कहते हैं। फोसा मीन एक चढ़ाई सी, एक कैव टाइप का एरिया, तो ये एरिया जो है ये फोसा होता है, तो इस वजह से इसको हम एंटी क्यूबिटल बी कहते हैं, वेन कहते हैं, या इसको जो आइडियल नेम है, एनाटॉमिकल नेम इसका है, वो कौन सा है, मीडियन क्यूबिटल वेन होता है। ये स्ट्रेट होता है। याद रहे कि जब आपके पास यहाँ पे अगर ब्रांच्ड वेन है, अगर मिस्ड वेन है, अगर एच वेन है, तो उस वेन से जो है वो आपने कोशिश करना है कि ये जो कनेक्टेड एरिया होता है इससे आपने नहीं लेना, आपने इससे ऊपर वाले एरिया से जो है वो क्या करना होता है, ब्लड लेना होता है। अगर आप इस एरिया से लेंगे तो पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, यहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे फिर हेमाटोमा बन जाएगा, और यहाँ पे पेन भी ज़्यादा होती है। तो आप कोशिश करें कि ऐसा एरिया हो जो कि आपको साफ नज़र आ रहा हो। फर्स्ट चॉइस जो है वो आपका कौन सा होना चाहिए, मीडियन क्यूबिटल वेन होना चाहिए। ये इसको हम बटरफ्लाई नीडल कहते हैं। लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल बच्चों के अंदर भी यूज़ करते हैं, या कुछ हॉस्पिटल के अंदर, इवन एडल्ट के अंदर भी यही यूज़ करते हैं, क्योंकि एक जो उसमें प्रॉब्लम है, जो लास्ट मैंने आपको बता दिया कि होल्डर के डायरेक्ट अंदर हम इंसर्ट करते हैं एक ट्यूब को, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम कभी कभार ये होता है कि कुछ फ्लेबोटमिस्ट जो है वो उनका हाथ जो है वो लेवल में नहीं आता या अलाइन नहीं होता। जब वो एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, दूसरा करते हैं, तो कभी कभार ऊपर जो नीडल के अंदर ऑलरेडी ट्यूब्स इंसर्ट होती है वो क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी हिल जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो वेन जहाँ पे था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वह ब्लड निकलना नहीं होता। तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो लोग क्या यूज़ करते हैं, ये बटरफ्लाई नीडल यूज़ कर देते हैं, ऑलरेडी उसको इंसर्ट कर देते हैं, टेप लगा लेते हैं, और फिर ये जो एरिया है ये तो उनके हाथ में होता है, कोई इशू नहीं है, आप हाथ के अंदर जो है वो एक ट्यूब उठा ले और इसके अंदर इंसर्ट करते जाए, तो ये इसका कंट्रोल जो है वो क्या होता है, आपके हाथ में होता है। उससे फिर
कहीं बेहतर जो है ये बटरफ्लाई मेथड है। बस ये होना चाहिए कि आपके बटरफ्लाई जो है वो उसका गेज जो है वो 21, 23 और 25 का हो तो फिर बेस्ट रहेगा। ओके, सो डिफिकल्ट व्हेन फंक्शन इंक्लूडिंग पैड्रियाटिक ड्रॉ with a syringe or a holder and vacuum collection tube और यूजुअली इसका जो है वो 21, 23 और 25 गेज का जो है वो नीडल होता है, गैज होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो अच्छी नीडल्स और यही चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही होती है। आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स थे आपके पास जो था वो बाकी इक्विपमेंट जो है वो हम तो एट द एंड उसमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि फ्लेबोटमी ट्रे में क्या होता है, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेनली हम 3 चीज़ों को डिस्कस किया, एक आपका सिरिंज, एक आपकी नीडल, फिर उसके बाद होल्डर, उसके बाद आपके ट्यूब्स, उसके बाद जो है वो आपका बटरफ्लाई। ये तकरीबन 5-6 चीज़ें ऐसी हैं कि ये जब आपके पास होंगे तो आप किसी भी पेशेंट से ब्लड जो है वो बआसानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप उस ब्लड को ले सकते हो, यानी आप फ्लेबोटमी प्रोसीजर जो है वो क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। अब इसके अंदर हमने ये नहीं बताया कि आपने हाइजीन को कैसे फॉलो करना है, आपने वेस्कोडाइन यूज़ करना है, आपने अल्कोहल स्वैब यूज़ करना है, आपने टॉर्निकेट कितना ऊपर बांधना है, कितना टाइट बांधना है, कितनी देर के लिए बांधना है। ये फिर अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर लेट सपोज आप टॉर्निकेट बांध लेते हो ज़्यादा देर के लिए तो वहाँ पे ब्लड जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाता है, तो वो डाइल्यूशन की वजह से आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो फिर ठीक नहीं आती। मिसाल के तौर पे जो बहुत स्पेसिफिक है कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम के साथ अगर आप उसको वहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा भी आप बांध लेंगे टॉर्निकेट को और आप उसको फिर परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आप इंसान के अंदर जो पेशेंट के अंदर है कैल्शियम कम नहीं होगा, लेकिन जब आप टेस्ट परफॉर्म करोगे तो उस एक टेक्निकल इशू की वजह से आपका जो टेस्ट है वो क्या आएगा, लो आएगा। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें आगे हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी आप इसको सिर्फ नोट करते जाए ताकि आपके माइंड के अंदर हो कि ये चीज़ें जो है ये भी हमने देखनी है। अच्छा, अब ऐसा तरीक़ाकार है कि आपने पहले चॉइस भी देख ली, दूसरी चॉइस भी देख ली, वेन पंक्चर फेल हुआ, आप हैंड पे भी चले गए, दोनों हैंड जो है डॉर्सन पे चले गए, आपको कुछ भी मिला नहीं, तो एंड पे जो है वो आप ब्लड किस चीज़ से ड्रॉ करोगे, तो आप लैंसेट्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। एक तो ये पर्पज़ है इसका। दूसरा पर्पज़ क्या है कि बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनसे भी ब्लड लेना जो है ये कमाल होता है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई ले रहा है और आप लोगों के अंदर एज सच अगर कोई है एक्सपर्ट, तो ये गॉड गिफ्टेड है, ये स्किल जो है ये बहुत कीमती है कि आप आसानी के साथ जो है उनसे ब्लड ले सकते हो। तो अगर लेट सपोज ब्लड नहीं निकल रहा और वो फ्लेबोटमिस्ट या वो नर्स या वो टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो छुट्टी पे है, तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन तो होना चाहिए, तो आप लैंसेट जो है वो यूज़ कर सकते हो। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा जो है वो ये है कि कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे हम ब्लीडिंग टाइम करते हैं, आपके पेशेंट के ब्लीडिंग टाइम मालूम करना होता है, तो वो टेस्ट भी आप किस चीज़ से कर रहे होते हैं, वो भी आप लैंसेट के ज़रिए से कर रहे होते हैं। फोर्थ जो इसका फ़ायदा है वो क्या है कि आप POCT पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग वो होता है कि आप उसको बज़ाते खुद कर लेते हो। मिसाल के तौर पे आप ग्लूकोमीटर यूज़ कर रहे हैं, आप जब ग्लूकोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप किसी वेन से ब्लड ड्रॉ नहीं करते, बल्कि आपको जो है वो थोड़ा सा ब्लड चाहिए होता है, 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप ब्लड चाहिए होते हैं और आप ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप उसके साथ अटैच कर देते हैं, ब्लड खुद ही आ जाता है। उसके बाद आप जो है वो जो फिंगर टिप पे था उसको पकड़ लेते हो और ब्लड थोड़ी देर के अंदर जो है वो बंद हो जाता है। तो उस वक्त भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लैंसेट की ज़रूरत होती है। तो ये लैंसेट भी आपके फ्लेबोटमी ट्रे का जो है वो हिस्सा होना चाहिए। फिर उसके साथ जो है व्हेन ईजियर टू सी फील एंड पंक्चर, ये टॉर्निकेट्स है। ओके, कुछ टॉर्निकेट इस तरह ये पुराने कन्वेंशनल आते हैं, कुछ लोग कभी कभार जो है वो जो ब्लड बैग होते हैं उसके लाइन को काट देते हैं और उसी से बना देते हैं, लेकिन अच्छी और जो बेहतरीन टॉर्निकेट है वो ये वाली है कि इसके अंदर जो है वो आपका नॉड होता है, ऑटोमेटिकली आप उसको इंसर्ट कर देते हो, लॉक हो जाता है, आप उसको खींच देते हो, आपके वेन जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो टॉर्निकेट जो है इसको कहते हैं, और टॉर्निकेट का पर्पस बेसिकली क्या होता है कि वेन को आपका प्रोमिनेंट कर सके। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है वो स्टेरिलाइजेशन आप किस तरह करोगे, तो अल्कोहल पैड आप यूज़ करते हो,
और ये तकरीबन आप जो है वो इथेनॉल होता है इसके अंदर, 70% इथेनॉल होता है। आप जिस जगह से आप ले रहे हो, जो चॉइस ऑफ पंक्चर, उसको आपने पहले क्या करना होता है, इनफैक्ट सॉरी स्टेरलाइज करना होता है। और उसको आपने, ऐसा नहीं है, कुछ लोग करते हैं कि उसको उठा देते हैं और फिर बार बार रगड़ के वो जगह बिल्कुल लाल हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, आपने जस्ट 1 और 2 टाइम उस जगह को सिर्फ टच करना है, क्योंकि बेसिकली इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर कोई कंटेमिनेशन है, अगर कोई ग्रोथ है, वहाँ पे कोई भी चीज़ है, कोई भी डस्ट है, आप उसको बेसिकली साफ करते हो, अपना जो प्रोसीजर है उसको मोर रिलायबल करते हो। इसका फ़ायदा ये है, ठीक है। तो ये स्टरलाइजेशन पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद जब आपने ब्लड लिया तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो वायर गाज होना चाहिए, आप उसको रख देते हो, या कॉटन स्वैब जो है वो आपके पास होना चाहिए। और जब ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है तो आप सनी प्लास्ट हो गए या कोई भी बैंडेज किसी भी कंपनी का, आप उसको उठा लेते हो और रख देते हो। अच्छा, अब थियोरेटिकली मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि इस तरह कर देते हो, उस तरह कर देते हो, इस तरह कर लेते हो, तो ये सुनने में जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, पर्टिकुलरली मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है कि जिनको ऑलरेडी जो है वो आइडिया नहीं है कि सर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनको अभी प्रैक्टिस तो हुई नहीं है, ये तो थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकली के लिए मैं इंशाल्लाह अगस्त के महीने में आप लोगों को एक दिन जो है वो यूनिवर्सिटी बुलाऊंगा, और वहाँ पे ये प्रोसीजर आप लोगों ने फिर करने होंगे। तो ये आप लोगों को मैंने बताना होगा कि आपने नीडल पकड़ना कैसे है। अब ये बड़ा आसान है कि मैं आपको कहूँ कि किसी ने फॉर एग्जांपल अगर ड्राइविंग कि भाई आपने पहले गाड़ी स्टार्ट करनी है, फिर आपने जो है वो क्लच दबाना है, फिर गियर लगाना है, और फिर गाड़ी रवाना हो जाएगी। बड़ा सुनने में तो बड़ा फैसिनेटिंग है, बड़ा इजी सा है, लेकिन जब आप खुद बैठ जाएंगे और आप गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे, लेट सपोज अगर वो गियर के अंदर है, फर्स्ट में है, तो वो तो चलांग लगा लेगा, आगे जो है वो जंप मार देगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास जो है वो हार्ड स्किल होनी चाहिए। इंशाल्लाह अगस्त के महीने के अंदर एक दिन जो है वो आप लोगों को जहमत दूंगा मैं, ताकि आप आए, प्रैक्टिस करें, आप एक दूसरे के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करें। ब्लड लेंगे हम, तो उसके लिए और मेरे ख्याल में एक लेक्चर जो है हमारे चेयरपर्सन भी आप लोगों के साथ लेंगे। तो ऑब्वियसली आप लोगों का इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा सा हाइब्रिड मूड का होना चाहिए। अच्छा एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा बेटा ज़रा रो रहा है। जी, सॉरी। अच्छा, तो अब थोड़ा-सा इंटरैक्शन कर लेते हैं। जी, आप पहले हाथ उठा लें कि सारे प्रेज़ेंट हैं यहाँ पे, या नहीं किसी ने मोबाइल जो है वो रखा हुआ है और वो गायबीन में से है? ठीक है, ग्रेट। ठीक है, ठीक है। चलिए माशाल्लाह, सारे माशाल्लाह मैंने है। ओके, ग्रेट। फिर भी क्या हाल है जनाब, ठीक-ठाक है? ओके, ओके, मुझे यकीन हो गया है माशाल्लाह कि आपकी एनर्जी, आप एंथुसियास्टिक है क्लास लेने के लिए। तो बस यही, आप जब होंगे तो मेरे अंदर जो जज़्बा होगा वो आएगा, आप नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिर वो जो मेरा मोराल है वो भी डाउन हो जाएगा। लेकिन ग्रेट, आप अपने लिए क्लैप करें अपनी-अपनी जगह पे, ठीक है? सो अच्छा, ये मुझे बताइए कि नए स्टूडेंट्स कौन से हैं? वो ज़रा हाथ उठा लें। जी, सदफ। सदफ, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा लें अगर आप फ्री है। आपने मुझे पहले भी कहा था कि मैं लैब में हूँ और शायद बिज़ी होंगी, तो अगर आप फ्री है और कोई काम नहीं कर रहे तो आप काइंडली अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लें। ठीक है, मेरे ख्याल में वो बिज़ी है काम के अंदर। जी, अहमद बिन फैसल मुझे सुन रहा है?
जी अहमद, आप मुझे ये बताइए कि जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था और आज का जो लेक्चर पढ़ा हुआ है, तो इसकी थोड़ा सा 2-3 मिनट का समराइज जो है वो एक उस पर हमें बता दें अपने अल्फाज के अंदर, जो कुछ आपने सीखा है अभी तक। आज हमने ट्यूब्स, नीडल्स, सिरिंज और उनके साइज के बारे में पढ़ा है। और पिछला लेक्चर था उसमें फ्लीबॉटमी ट्रे और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में था। ठीक है। और तो EDTA ट्यूब्स वगैरह इस तरह की जाए उसके बारे में पिछला लेक्चर था। अच्छा, ये मुझे बताइए अहमद के आपके पास जो ट्यूब्स की आपने आपने जिक्र किया, तो हम कितने टाइप्स की ट्यूब यूज़ करते हैं? 6 किस्म की होती हैं। एक EDTA, एक हेपरिन वाली, एक सोडियम सिट्रेट, ठीक है, और एक ग्रे कलर की होती है ग्लूकोज टेस्ट के लिए। ओके। तो ये मुझे बताइए कि ये ट्यूब जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं, ये मुझे बताए। इमरान अफजल है? जी सर। जी इमरान, आप बताइए। सर डिफरेंट ये इसलिए होती हैं ताकि क्योंकि हर पेशेंट का डिफरेंट टेस्ट हमें चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट का एक ही टेस्ट हो, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि सर तमाम ज़्यादा जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका एक ही तरह का टेस्ट हो। लेकिन सर ये डिफरेंट इसलिए होती हैं ताकि हमारे लिए इजी हो सके कि हमने किस टेस्ट के लिए कौन से ट्यूब में कौन ब्लड डालना है। जैसा कि मतलब अब हमें कंप्लीट ब्लड पिक्चर चाहिए होगी तो सर हमें उसमें जो है ना वो एंटी कोगुलेंट वाली ट्यूब में डालना पड़ेगा उसको ब्लड, ताकि उसमें कोगुलेशन ना हो उसमें सर। क्या कहते हैं, सॉरी मैं कह नहीं पा रहा नहीं, कह दे सर उसमें। कोई इशू नहीं है। सर ताकि उसमें वो ना होना मिक्स, मतलब मिक्सचर ना बन जाए उसमें। और इसी तरह सर क्या कहते हैं, ग्लूकोज टेस्ट के लिए ग्रे ट्यूब यूज होती है जो ठीक है, लिवेंडर ग्रेट, कलर है सर। वेरी गुड जो वेरी गुड। अतीक है? अतीक? जी सर। जी अतीक, कैसी है आपकी सेहत अब? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सर एक टोटका इस्तेमाल किया उससे ठीक हो रहा हूँ, अदरवाइज वो मेडिसिन से तो नहीं ठीक हो रहा था। अच्छा, टोटके कभी कभी जो है वो बेस्ट होते हैं। जी सर। कैसे टोटका यूज़ किया था आपने? शेयर करें आप हमारे साथ। सर वो सर उसमें ना मैं एक सेकंड शेयर करता हूँ। उसमें सर वो मैंने पहले तो नहीं सुना था, लेकिन एक मिनट सर, उसमें ये था कि एक दोस्त ने दिया, लाजूनती एक चीज होती है, ये इनसे मिलती है पेंसारी से। अच्छा। सर एक तुख्मलंगा था और अनार का छिलका और इसबगोल, ये बराबर मिकदार में सर ये थे, तो मैंने 2 चम्मच लिए सर, इनसे मैं ठीक हो गया। अदरवाइज फ्लैजेल और नोविडेट और काफ़ी चीज़ें खा खा के मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। चले ठीक है, चले, अल्लाह शुक्र है कि आप ठीक हो गए हैं। मुझे ये बताइए कि आपको, अगर आप खुद प्रोसीजर करेंगे तो आपको कौन सा जो है वो इजी लग रहा है, ये जिसको कहते हैं ना सॉफ्टवेयर में कि यूज़र फ्रेंडली है, तो आपको जो है वो होल्डर वाला मेथड जो है वो इजी लग रहा है या आपको सिरिंज वाला लग रहा है? सर वो उसमें तो इजी तो बटरफ्लाई वाला लग रहा था। बटरफ्लाई वाला लग रहा है। ऑलरेडी आप काम करते भी हैं या नहीं? नहीं, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं। अच्छा, तो आज का लेक्चर सुन के आपके दिल में आ रहा है कि मैं किसी से ब्लड लूं? सर मेरा जो दिल में तो आ रहा है, लेकिन चूंकि मैंने किया नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ, मुझे एक आर्टिफिशियल सी आम नहीं बनी होती, मैंने एक वीडियो में देखी थी, ठीक उधर है। उससे लूँ पहले सर। अच्छा, मैंने ये इसलिए डिस्कस किया क्योंकि अक्सर मैं जब स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो उनके दिल के अंदर जो है वो आ जाता है कि मैं आज ब्लड लूँ, तो फिर अपने छोटे भाई को या वाइफ को या किसी को भी पकड़ लेते हैं जो कुर्बानी का बकरा आसानी से बन सकता हो, और उसे ब्लड लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, ये जी जी याद जी। रखें। ये बड़ा डेंजर है क्योंकि आपके जो वेन है उसके साथ आपके नर्व्स भी गए हैं,
हो गए। अगर खुदा न खास्ता कहीं पे नर्व जो है वो टच हो जाए या डैमेज हो जाए तो फिर पूरा हाथ जो है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। या खुदा न खास्ता अगर आप मसल के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो गैस वाली पाइप नहीं होती, जो पाइप होता जी है सर। गैस का, ठीक है, वो आपने जी 1 फुट लेना है और आपने सिर्फ सिरिंज को उसके अंदर इंसर्ट करना है कि आपकी हैंडलिंग बस हो जाए। अगला जो आप आएंगे ठीक। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर, तब तक आप सबको जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उनको मेरी यही जो है वो इंस्ट्रक्शंस है कि वो सिर्फ हैंडलिंग को सीख ले, ताकि उस दिन जब आप आए और आपकी हैंडलिंग जो है वो ठीक हो, कि आप सिरिंज को सही तरह जो है वो क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो। ये मैं आपको ये दिखा दूं कि आपका जो हैंड है, आपने इसमें सिरिंज पकड़ा हुआ है ना, तो ये जो आपका थंब है और ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है, तो दोनों जो है ये आपने ऐसे पकड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ठीक। ये यहाँ पे ऐसे पकड़ा ना हो, ऐसे पकड़ा ना हो, कलम की तरह ना पकड़ा हुआ हो, तो आपकी हैंडलिंग जो है वो कम से कम ये फ्लो के अंदर हो, तो तब जो है वो आप जब आएंगे इंशाल्लाह तो फिर यहाँ पे देखेंगे एक दूसरे को कुर्बान करते रहेंगे। जो जिसकी वेन अच्छी होगी तो वही मेरे ख्याल में बेस्ट जो है वो ब्लड उससे लिया जाएगा। और मेरे ख्याल में 9 बजे आप आ जाएंगे और तकरीबन हम 1-2 बजे तक जो है वो आप लोग यही प्रैक्टिस जो है वो लैब के अंदर इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। दैट्स ग्रेट। जी ये मुझे बताइए, शहनाज साहिबा है? जी सर। जी शहनाज साहिबा, ऑलरेडी आप काम कर भी रही है। हेलो, आप हमें सुन रहे हैं? जी आप जवाब दे सकती है या काम में बिजी है? जी सर, लैब के अंदर। जी तो आप ये बताइए कि जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप लोग किस तरह ब्लड लेते हैं। सर मेरा लैब से कोई इनडायरेक्टली वो है नहीं डायरेक्टली, क्योंकि हाँ इनडायरेक्टली है, क्योंकि हम लोग तो ओपीडी में होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो पेशेंट को इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, आईवी वगैरह, नोज़ वगैरह पास करते हैं, तो वो ठीक है। आसान है, मतलब मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आज तक फर्स्ट से सेकंड प्रिक नहीं किया, तो आगे का नहीं पता। अच्छा ठीक है। चले ये बहुत अच्छा है कि आप सारे इंटरेक्ट कर रहे हो। और सज्जाद कियानी है जी, सज्जाद कियानी। अच्छा सज्जाद कियानी नहीं है। सज्जाद जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे। अच्छा है। जी सर। ग्रेट। जी सज्जाद ये बताइए कि आप कौन से लैब में काम करते हैं, अलखिदमत में? इस नंबर। सज्जाद आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा बहरहाल आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो आज का जो असाइनमेंट है कल के लिए वो ये है, आप सुन ले हिसाब से जी आपके जी पास एक सर, हफ्ते का खिदमत टाइम है। राजा। जी चले मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप हर बंदे के पास आपका एक फिलबॉटमी सेट होना चाहिए कि जिसके अंदर आपके पास टॉर्निकेट हो, जिसके अंदर आपके पास सनी प्लास्ट हो, अल्कोहल स्वेब हो, आपका नीडल हो, आपके पास बटरफ्लाई हो, आपके पास लेंसेट हो। ये आप अपना एक एक जो है वो एक सेट बना ले, अगर जो जितना अच्छा बना सकता है, ठीक है। और इसको आप अपने पास रखिएगा। जब आप आएंगे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी तो ये आप अपने साथ लेके आएंगे। तो उसमें जितनी चीज़ें आपकी फिलबॉटमी के अंदर शामिल होती है, तो इसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो है वो आप लोगों का 300-400 रुपये 500 रुपये तक आ जाएगा। टॉर्निकेट भी आसानी के साथ मिल जाता है। मैंने आपको बता दिया ना कि अगर आपके पास ये वाला टॉर्निकेट नहीं है तो देयर आर मोर ऑप्शन, ठीक है। वो आप
किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह बना सकते हो। ओके, क्योंकि आपके घर के अंदर भी आपको चाहिए कि आप ब्लड ले सके, आप किसी को बुलाए ना, आप खुद ही ले सके। तो ये सारी चीज़ें आपके पास घर के अंदर भी फर्स्ट एड के साथ साथ जो है वो ये फिलबॉटमी सेट जो है वो भी होना चाहिए। इसके पास आपके पास 1 हफ्ता टाइम है, तो फिलहाल आप मुझे उसकी तस्वीर सेंड कर देंगे, ग्रुप के अंदर ही आप सेंड किया करें। ये मेरे ख्याल में ग्रुप के अंदर आप लोगों को मैंने परमिशन दी है, तो ग्रुप में और चीज़ें ना करें। अभी उन्हें घनश्याम दास ने सेंड किया था कनाडा का वो लॉटरी वीज़ा, तो अभी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, हमें हमें फिलबॉटमी के अंदर इंटरेस्ट है। तो फिलबॉटमी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप ग्रुप के अंदर अगर शेयर करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। बाकी चीज़ें उसमें शेयर ना करें, और पर्सनल पे भी मुझे शेयर ना करें, क्योंकि पर्सनल में मैं आप जब देखता हूँ तो वो लेट हो जाते हैं। आप जब ग्रुप में शेयर कर देते हो तो वो उसी वक्त असाइन हो जाता है, वो मैं फिर चेक कर लेता हूँ। तो कोशिश किया करें कि आपको जो असाइनमेंट दी जाती है वो आप ग्रुप के अंदर शेयर कर लें, ठीक है। तो ये इस हफ्ते का टास्क है, और अब आगे जाते हैं। ओके, सो यहाँ तक आपने देखा कि बैंडेजिंग मटेरियल जो है वो आप किसी भी कंपनी का उठा सकते हैं। हाँ, अच्छी कंपनी का उठाएंगे, क्योंकि हम बैंडेज क्यों लगाते हैं, या सनीप्लास्ट हो गया क्यों हम लगाते हैं, वो इसी वजह से लगाते हैं कि आपने एक जिस्म को क्या किया होता है, पंक्चर किया होता है, एक वेन को पंक्चर किया हुआ होता है, और वहाँ पे इर्द गिर्द का जो इलाका है, यानी उसका अपना हाथ है या उसका जो एनवायरनमेंट है, या वो हॉस्पिटल से होके जा रहा है बाहर, तो कंटेमिनेशन के चांसेस जो है वो क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि अब जो आपके बैक्टीरिया या जो आपका इन्फेक्शन है, उसके दरमियान और आपके दरमियान जो बैरियर है वो स्किन है, वो मेनली जो है वो स्किन है। आपने स्किन को ही पंक्चर कर दिया तो बैक्टीरिया को तो रास्ता मिल गया आसानी के साथ अंदर जाने के लिए, तो इस वजह से आप वो लगा लेते हो, ताकि वो पर्टिकुलर टाइम के लिए जब वो प्लग बन जाएगा, जैसे हमने थ्रोम्बोपोइसिस के अंदर पढ़ा हुआ था ना कि प्लेटलेट्स का काम क्या है, बेसिकली वो प्लग बना देता है, वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती, तो वो प्लग जो है वो 4-5 मिनट के अंदर बन जाता है। तो फिर उसके बाद वो आप पेशेंट से कहे कि आप इसको उतार ले, जो भी करे वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन उस वक्त जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको सनी प्लास जो है वो लगा लें, ठीक है। काम हो गया, सारे काम हो गए, लेकिन आपने नीडल को कट नहीं किया। नीडल को आप कट नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि इससे इंजरी हो जाए, और उससे जब इंजरी हो जाएगी तो हमारा ईमान ही यही है, हमारा मकसद ही यही है कि अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना मिल लिसानिही व यदिही, कि तुम सब में से बेहतरीन इंसान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अगर आपने उस नीडल को कट नहीं किया तो आप जो है वो मॉरली करप्शन कर रहे हैं, आप क्राइम कर रहे हो, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि वहाँ पे कोई हाउसकीपिंग आएगा, वो उस बकेट को उठाएगा, और उस बकेट में अगर वो कैप्ड नहीं है, वो आपने उसको कट नहीं किया, तो हो सकता है वो उसके जिस्म के अंदर चला जाए, और वो अगर कंटेमिनेटेड हो, किसी को हेपेटाइटिस बी या सी हो, उसका एक ड्रॉप भी अंदर चला गया, तो आपने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो हो सकता है कि अपने घर के अंदर एक कमाने वाला हो, और बाद में वो बीमारियों का जो है वो मजमुआ बन जाए और उसकी डेथ हो जाए, तो आपको पता ही नहीं होगा, और आपकी वजह से किसी न किसी की जो है वो डेथ हो सकती है। ये इतना बड़ा जो है वो ब्लंडर है। तो इस वजह से ये सेफ्टी रूल्स के अंदर जो है वो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी आप नीडल से फारिग हो जाते हैं, काम से फारिग हो जाते हैं, तो नीडल जो है वो आपका बड़ा दुश्मन होना चाहिए। आपने उसका सर जो है वो क्या करना चाहिए, कलम करना चाहिए। इसको हम कहते हैं नीडल कटर कहते हैं, और ये जो है ये नीडल बर्नर है, ये कट करता है नीडल को। आप हब के साथ भी इस एरिया से इसको कट कर सकते हो, और इससे आप सिर्फ नीडल को भी कट कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास इसके अंदर मौजूद होते हैं, और ये जो है ये भी कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर हॉट प्लेट होता है, आप जैसे ही उस नीडल को उसके ऊपर रख देते हो, विद इन सेकेंड्स जो है वो उसको क्या करना शुरू कर देता है, बर्न करना शुरू कर देता है, और वो ऐश बन जाता है, जो कि यहाँ पे फिर आपका स्टोर्ड होता है, और ये यहाँ पे स्टोर्ड होता है। यहाँ पे स्टोर होके फिर भी आप उसको डस्टबिन के अंदर नहीं डाल सकते। जब ये भर जाएगा, हाफ से थोड़ा सा ऊपर भर जाएगा, तो फिर आपने उसको शार्प के अंदर जो है वो डालना होता है। शार्प बॉक्स होता है, उसके अंदर आपने डालना होता है, ताकि इंसानियत जो है वो भी महफूज रहे, और लोग जो है वो कंटेमिनेशन से भी महफूज रहे। घरों के अंदर भी अगर हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास नीडल कटर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम आम डिस्पेन के अंदर इसको डाल लें। हमने उसको जो है वो अच्छी तरह ख़त्म करना है, और उसको आपने फिर जो है वो घर से
बाहर अपने जो मेन डस्टबिन होता है उसके अंदर सही तरह तसल्ली करके जो है वो डालना होता है, या उसको कम्प्लीटली मेल्ट कर दे ताकि वो ख़त्म ही हो जाए। वरना बच्चे फिर खेलते हैं, बच्चों को ये आइडिया नहीं होता, तो वो अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बीमारी हो और वो क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाए जिसकी वजह से आगे जो है वो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आ सके। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आई हुई है, अक्सर मैंने कहा ना आपके लास्ट लेक्चर के अंदर, मैंने ये भी कहा था प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर कि कुछ जो प्रिक्स होते हैं वो ब्लाइंड प्रिक होते हैं, यानी ओबीस पर्सन्स जो होते हैं वो जब आते हैं तो आपको उनका मीडियन क्यूबिटल, एंटी क्यूबिटल कुछ भी नज़र नहीं आता, वो कम्प्लीटली जो है वो कवर होते हैं फैट से, और आप उस पर बड़े ट्राई करते हो लेकिन ना आपको वैन फील होता है ना आप उसमें देख सकते हो। तो उस वक्त आपने तो यह ब्लाइंड प्रिक करना होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि वही रास्ता तो यही है, लेकिन ऊपर जो है वो शेड है, तो हो सकता है कि वहाँ पे ठीक हो जाए। तो कुछ लोगों की जो है ये भी एक्सपर्टीज़ होती है कि वो ब्लाइंड ट्रिक भी कर लेते हैं, वो गॉड गिफ्टेड होता है, वो ठीक होते हैं। लेकिन इसको भी मज़ीद जो है वो ठीक करने के लिए ये एक आला है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम कहते हैं वेन डिटेक्टर कहते हैं। और ये इसमें इंफ्रारेड्स होते हैं, जब आप इसको ऊपर से ऑन कर देते हो तो यहाँ पे वो लाइट पड़ जाती है, और लाइट जैसी ही पड़ जाती है तो वो उस वेन्स को जो है वो क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। जब वेन डिटेक्ट हो जाता है तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, आप आसानी के साथ जो है वो उससे ब्लड जो है वो ले सकते हो। तो ये वेन डिटेक्टर भी कहीं कहीं पे भी अब पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था आज का कंप्लीट टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया कि एक कंटेनर, एक फ्लेबोटमी ट्रे के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा कि सिरिंज को आपने होल्ड कैसे करना है, सिरिंज होल्डर क्या होता है, मल्टीपल नीडल होल्डर क्या होता है, मल्टीपल नीडल होता क्या है, इनके गैज क्या होते हैं, ये कितने वैरायटीज़ के आते हैं। उसके बाद आपने देखा कि नीडल और सिरेंज के नोमेनक्लेचर आपने पढ़ी कि उनके डिफरेंट एरियाज़ को जो है वो क्या कहते हैं। तो ये जो टॉपिक था ये यहीं पे जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारे पास आज के लिए एक अलग टॉपिक है, वो क्या है, वो बेसिकली हम अब जाएंगे, क्योंकि अब हम थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे ना कि हम स्टेप वाइज थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं स्टेप वाइज। तो कल का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल का लेक्चर आप लोगों ने लाजिम सुनना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वो आपने सीखना होगा, वो आपने देखना होगा। A से Z तक जो है वो आप जब इसको समझ लेंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएंगी कि असल मकसद जो है वो क्या है। तो आपने नीडल को भी उठा लिया, आपने प्रिक भी कर लिया, आपने उसको पर्टिकुलर उसमें डाल भी दिया, बकेट के अंदर जो है वो डाल भी दिया। तो अब जो है वो बात आती है यहाँ पे कि PPE जो है, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई क्रिकेटर हूँ तो ऑब्वियसली मैं बग़ैर ग्लव्स के, बग़ैर हेलमेट के मैं नहीं जा सकता ग्राउंड में क्रीज़ के ऊपर खेलने। मेरे पास जो है वो क्या होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। क्यों हेलमेट होगा हमारे पास, ताकि बॉल अगर बाउंसर कोई करे, ठीक है, तो मेरा जो हेड एरिया है वो क्या हो जाए, वो सेफ रहे। मेरे पास जो है वो पैड्स होंगे, तो पैड्स इस वजह से है कि मेरे अगर कोई बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट बॉल कर रहा है तो ऐसा ना हो कि मेरे जो लेग्स है वो लग जाए, टूट जाए, ख़त्म हो जाएंगे। ग्लव्स होते हैं, हैंड ग्लव्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि वो हमारे अपने प्रिकॉशंस के लिए होते हैं। तो यही चीज़ जो है वो हम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर भी इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो ड्रेस होता है वो अगर हम पहनते हैं, उसमें से जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि ये मेरी पर्सनल प्रोटेक्शन कर रहा है। तो उस वजह से इसका नाम पड़ गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट ऑफ PPE ज़रूरी क्यों है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह सब कुछ करेगा। बेशक अल्लाह सब कुछ करता है, लेकिन अल्लाह ने आपके ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा दिमाग भी दिया है, उससे आप सोचते हैं। तो अल्लाह को ऐसे ही लोग पसंद होते हैं जो सोचते भी हैं, जो शऊर रखते हैं। उसके बाद वो अगर अल्लाह पे भरोसा करेंगे तो भरोसा उसी को कहते हैं। अगर आप किसी HIV पेशेंट को डील कर रहे हैं और ना नीडल स्टिक इंजरी का ख्याल कर रहे हैं, ना उसकी कंटेमिनेशन का ख्याल कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप भी कंटेमिनेट हो जाएंगे, आपको भी वो इन्फेक्शन आ जाएगा। तो वहाँ पे फिर अल्लाह आपको बचाएगा नहीं, बल्कि आपको अल्लाह मुब्तला कर देगा, आजमाइशों से गुजारेगा। तो PPE का मकसद यही है कि आप एक तो अपनी प्रोटेक्शन करें। इसको करते क्यों है, और लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट PPEs जो यूज़ हो रहे होते हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, जब आपके पास PPE होगा तो ये
बाय सेफ्टी इसको कहलाता है। इस पूरे अमल को क्या कहते हैं कि आपके बाय सेफ्टी जो है वो किस हद तक है। तो बाय सेफ्टी इज ऑल अबाउट लविंग योरसेल्फ। अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है, ठीक है, तो तभी आप बाय सेफ्टी के रूल्स को, बाय सेफ्टी के पीपीईज को, इस एसओपीज को जो है वो क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने ऊपर। मिसाल के तौर पे ये एक साइकिल है। अगर आप अपने पास कोई अपनी कदर है, ठीक है, और अपनी जान आपको प्यारी है, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को जो है वो क्या कहेंगे, देखेंगे कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो कल मैं इससे ऊपर खड़ा हूँगा। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार ही नहीं है तो ना तो आपको नीडल स्टिक इंजरी लगे, आपको कोई बुरा भला कहे, कोई परवाह ही नहीं है, आप देवदास बन जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से पहली जो चीज़ होती है वो क्या होती है, सेल्फ लव होता है। तो अगर आपको अपने सेल्फ लव है तो फिर क्या होगा, वही सेल्फ लव जो है वो आपको क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। वो आपको मोटिवेशन की तरफ लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा, क्योंकि अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है, ठीक है, तो जाहिर ही बात है अपने आप से मोहब्बत हमेशा के लिए तो नहीं होती। लो, वो आप किसी किसी चीज़ की तरफ मोटिवेट कर रहा है। आप अपने कैरियर के अंदर मोटिवेट हो रहे हो, आप अपनी लाइफ बना रहे हो, आप आज से अपना कल जो है वो क्या मांगते हो, बेहतर मांगते हो। तो उस वजह से वो आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। जब आप मोटिवेशन होगी आपकी, तो ऑब्वियसली आपके मोटिवेशन के साथ आपकी लाइफ बनेगी, आपकी फैमिली मेम्बर्स आएंगे। आपके जब फैमिली मेम्बर आएंगे तो आप उनके लिए फिर कमाना शुरू कर देंगे। उनके लिए जो है वो वालदेन हो सकते हैं, वो वाइफ हो सकती है, वो हस्बैंड हो सकता है, वो आपकी बच्चे हो सकते हैं। तो आप उनके लिए जो है वो क्या होते हैं, अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। जब आप अपने आप को मोटिवेट रखेंगे तो तभी आप जो है वो फिर अपना सेल्फ केयर करेंगे, अपना ख्याल करेंगे। अपना ख्याल कैसे करेंगे, लेबॉर्ट्री में अगर एक बंदा है और वो सेल्फ लव भी कर रहा है, वो मोटिवेटेड भी है, लेकिन वो यहाँ पे अपना ख्याल नहीं रख रहा, तो कुछ अरसे के बाद वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। जब बीमार हो जाएगा तो अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार, हर 2 हफ्ते, हर महीने के अंदर अगर वो 5-6 दिन बीमार रहता है, तो हॉस्पिटल वाले उसको कहेंगे कि भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर सर्विसेज, योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। उसको एक लेटर जारी कर दिया जाएगा। जब लेटर जारी कर दिया जाएगा, वो घर आएगा दोबारा, उसके वाइफ की डिमांड है, उसके बच्चों की डिमांड है, उसके पेरेंट्स की डिमांड है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा, फिर वो आगे जा नहीं सकता। तो इस वजह से सेल्फ केयर जो है यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेबॉर्ट्री के अंदर अगर आप है तो सेल्फ केयर जो है ये आप करेंगे अपना। और इस सेल्फ केयर का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, वो बेसिकली बाय सेफ्टी है। आप जब अपना सेल्फ केयर रखेंगे, ठीक जाएंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई प्रिक नहीं होगा, कोई इस तरह के काम नहीं होंगे, तो आपका मूड जो है वो क्या होगा, गुड मूड के अंदर होंगे। आप घर आएंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे, आप घर आएंगे तो नॉर्मल एक एनवायरनमेंट होगा। तो वो चीज़ आपको फिर क्या करेगी, आपको सेल्फ मोटिवेशन की तरफ रखेगी। और ये सारा साइकिल जो है वो तरतीब के साथ चलता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि बाय सेफ्टी इज ऑल अबाउट यू, ठीक है। ये बाय सेफ्टी हम तो यही कहते हैं ना कि इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप अपने आप को बचाएंगे तो आप दूसरों को भी बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लेबॉर्ट्री के अंदर कंटेमिनेट होके आ गए हैं और घर में आ गए, आपका बच्चा है, आपने उसे गोद लिया, तो वही कंटेमिनेशन किसको चली जाएगी, आपके बच्चे को चली जाएगी। तो फिर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और इसकी काफ़ी मिसालें मिलती है। ये जो पेंडेमिक से पहले एक और भी इस तरह का डिज़ास्टर हुआ था, जिसके अंदर मोस्टली जो नाइजेरियन एरियाज़ है, वहाँ पे वहाँ पे हुआ करता था एक हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो डेथ हो गई, नर्सेस के डेथ हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि हमारा प्रोसेस, हमारे एसओपीज़, हमारा सब कुछ जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, इशू क्या है। और तो इशू जो है वो उन्होंने एक ही देखा कि वहाँ पे जो ग्लव्स उतारने का तरीका था वो गलत परफॉर्म कर रहे थे। तो गलत जो परफॉर्म कर रहे थे, तो वही बंदे जो है वो जब बाहर आ जाते थे उनके फैमिलीज के अंदर जो है वो फिर क्या हो गई, डेथ हो गई, क्योंकि कंटेमिनेशन वहाँ से यहाँ भी आ गई। और यही चीज़ आप लोगों ने पेंडेमिक के अंदर, कोविड-19 के अंदर भी आपने देखा कि आपको यही कहा जाता था। इवन हॉस्पिटल के अंदर जो लोग लैब में काम कर रहे थे, जो डॉक्टर्स थे, जो नर्स थे, वो उधर ही रहे, वो घर नहीं आते थे। घर क्यों नहीं आते थे, क्योंकि उनको अपने घर वालों की लाइफ जो थी वो प्यारी थी। वो खुद वहाँ पे थे, खुद केयर कर रहे थे, खुद अजीब व गरीब किस्म के टाइविक सूट, अजीब व गरीब किस्म के ग्लव्स, ये सारी चीज़ें पहनी हुई थी। और वहाँ पे आके जो थे वो लोग, वहाँ पे बैरियर होता था, सिर्फ उनके चेहरे देखते थे, उनके साथ जो है वो फिजिकली इंटरेक्शन नहीं होता था, ठीक है। तो ये याद रखें कि आप जब भी लैब के अंदर काम करेंगे, जब भी इस तरह का काम करेंगे, तो आप अपने सेल्फ
रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, उसके ऊपर ही करेंगे। और ये तो हम लेबॉर्ट्री के हवाले से कर रहे हैं। हमारा एक और सर्टिफिकेट कोर्स में भी एडमिशन स्टार्ट है, जैसे कि वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी, उसमें भी ये सारी चीज़ें हम यही बताते हैं कि ना सिर्फ ये आपके लेबॉर्ट्री और हॉस्पिटल के हवाले से, हेल्थ केयर के हवाले से, बल्कि आप मिसाल के तौर पे घर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी में का कोई काम कर रहे हैं, तो अब वहाँ पे भी आपने अपना प्रिकॉशन जो है वो करना है। वॉशरूम के अंदर अगर आपके स्लिपरी चप्पल पड़े हुए हैं, तो ये भी आप अपनी प्रिकॉशन लाजमी करेंगे। वहाँ पे आपने खुद सोचना है कि भाई ये क्या करना है। गैस अगर आप जो है वो आपका लीक हो रहा है और आपको स्मेल आ रही है, तो ऑब्वियसली आपने उसको क्या करना होता है, ठीक करना होता है। गाड़ी आप चला रहे हो तो आपने सीट बेल्ट जो है वो कवर करना है अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके सेफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो लेबॉर्ट्री तक के हवाले से है, तो याद रखें कि बाय सेफ्टी प्रोटेक्ट्स द पर्सन फ्रॉम द एजेंट। अब वो एजेंट जो है वो इट माइट बी वायरस, इट माइट बी बैक्टीरिया, इट कैन बी फंगस और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो बाय सेफ्टी के 4 मेन जो है वो क्या है, प्राइमरी कंट्रोल्स है। एक को हम कहते हैं इंजीनियरिंग, दूसरे को हम कहते हैं पीपीई, तीसरा जो होता है हमारे पास एसओपीज, और फोर्थ जो है वो हमारे पास क्या है, लीडरशिप है। तो इंजीनियरिंग क्या है कि आप जिस जगह में काम कर रहे हो वो रिलायबल है भी या नहीं है, वो वाकई उस सिनेरियो के अंदर बनी हुई है कि जो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर वॉशरूम जितना कमरा है और आप वहाँ पे फिलबॉटमी कर रहे हैं, तो इट्स नॉट रिलायबल, ये ठीक नहीं है। आपने उसको सही तरह जो है वो रखना है ताकि उसके अंदर आप फ्रीली मूव कर सके। आपके ऐसा ना हो कि आप उठ रहे हो और आपका सर कहीं से लग रहा है, आप हाथ फैला रहे हो और आपका हाथ जो है वो कहीं दूसरी जगह लग रहा है, 2 बंदे वहाँ पे बैठे हो तो ना पेशेंट को फिर जगह हो ना आपको जगह हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती है। फिर दूसरा जो है वो पीपीई जो आज हम पढ़ रहे हैं, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको डिस्कस भी कर लिया मैंने ऑल प्रीवियस थोड़ी देर पहले। और लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि लीडरशिप जो है वो हर जगह पे इम्पॉर्टेंट है। इवन वो आपके घर के अंदर हो, आपके इंस्टीट्यूट्स के अंदर हो, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, तो लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि वो आपको समझाना शुरू कर देते हैं कि आपने करना है क्या है। आपके आपके डू और डोंट्स जो है वो होने चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो अगर आपको कोई काम करवा भी रहे हैं तो इतनी प्यार मोहब्बत से आपको करवा ले कि आप खुद ही उसको अपने अंदर जो है वो क्या कर ले, इनकलकेट कर ले। ऐसा नहीं है कि आप डर की वजह से काम कर रहे हो। आपका सुपरवाइज़र आ गया तो आपने ग्लव्स पहन लिए, सुपरवाइज़र नहीं है तो ग्लव्स फेंक दिए। आपका सुपरवाइज़र आ गया तो आपने जो है वो लैब कोट पहन लिया, सुपरवाइज़र नहीं है तो आपने फेंक दिया। तो ऐसा नहीं है, आपने वो सारी चीज़ें जो है वो, अगर लीडरशिप है तो वो आपको बताएगा, उसके कंसेक्वेंसेस बताएंगे, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, वो प्रॉपर आपको जो है वो पे करेंगे उसके लिए। तो बाय सेफ्टी इज़ डिफाइंड एज द डिसिप्लिन addressing the safe handling and containment of infections, microorganism and hazardous बायोलॉजिकल मटेरियल्स, ठीक है। आपके जो बायोलॉजिकल मटेरियल है उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी आ गए, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको आप सही तरह हैंडल कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये बाय सेफ्टी है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इंक्लूड ग्लव्स, masks, lab coats, and other wearable equipment such as safety glasses and respirators that protect laboratory worker from infectious agents and toxins in the laboratory. अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कुछ लैब्स होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, कुछ होते हैं कि उसमें आप सिर्फ लैब कोट और ग्लव्स पहन लें तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप काम कर सकते हो। तो इनकी कैटेगराइजेशन हमने की हुई है, इसको हम कहते हैं BSL 1 लैब 2 3 और 4। जो 1 और 2 है उसमें आप नॉर्मल जो आपका पोस्चर होता है, आपके नॉर्मल जो वेयरिंग होती है लैब कोट और गॉगल्स और ग्लव्स के साथ, इसके साथ हो सकता है। लेकिन जो 3 और 4 है उसमें फिर आप इसके साथ भी नहीं होंगे। फिर वो जो PPEs है वो और एडवांस हो जाते हैं, जो कि अभी आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को उसके हवाले से बता देता हूँ। तो वहाँ पे फिर आपका जो टाइविक सूट है, आपकी अपनी ड्रेसिंग में भी नहीं जा सकते। आपने वहाँ पे जब इन होंगे तो वहाँ पे आपने दूसरे किस्म का जो है वो ड्रेसिंग करनी होती है और प्रॉपर जो है वो अपनी केयर करनी होती है। सो मेकिंग द वर्क प्लेस सेफ includes providing instructions, procedures, training, and supervision to encourage people to work safely and responsibly. Even where engineering controls and safe system of work have been applied, some hazards might remain. These include, for example, lungs आपके सफ़र हो सकते हैं because of
द बैड ब्रीथिंग इन द कंटेमिनेटेड एयर, आपके आइज़ जो है वो हो सकती है बिकॉज ऑफ द कोरेसिव लिक्विड्स, स्प्लैशेस आ सकते हैं उसके, स्किन आपका जो है वो इरिटेशन उसके अंदर हो सकती है, कोरेसिव मटेरियल अगर है आप स्किन के ऊपर अगर आपके लग जाएगी बगैर ग्लव्स के तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी बॉडी एक्सट्रीम हीट और या कोल्ड की वजह से जो है भी क्या हो सकती है, सफ़र हो सकती है। तो इन अब आपने देखा कि लंग्स के लिए आप क्या पहन रहे हो, मास्क ले रहे हो, आइज़ के लिए आप गॉगल्स ले रहे हो, स्किन के लिए आप वेरिएबल मटेरियल ले रहे हो, इट मे बी लैब कोट और टाइविक सूट और एनीथिंग एल्स। बॉडी आप कर रहे हो, ठीक है, हीट और कोल्ड की वजह से, क्योंकि अगर आप का ड्रेस कोड ठीक है, आप अगर सर्दियों के दिनों में भी जो है वो जीन्स और हाफ स्लीव्स पहन रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है कि लैब के अंदर जो है वो टेम्परेचर डिफरेंट होता है। बाहर जब आप आएंगे गर्म टेम्परेचर से बाहर आएंगे तो भी आपकी बॉडी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो क्या कहते हैं कि आपकी गर्म से ठंडे की तरफ जो है वो चली जाएगी। तो हो सकता है कि आपको फिर जो है वो फ्लू और उसके साथ फीवर और उसके साथ मसल्स पेन ये होना शुरू हो जाएंगे। तो आप जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो आपका जो ड्रेसिंग हो वो भी उस मयार के मुताबिक हो जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास जो मेन बॉडी प्रोटेक्शन है, क्लॉथ ड्रेस है, उसमें से लैब कोट्स है, वाइट लैब कोट्स या ब्लू लैब कोट्स। जो लैब में काम कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजिस्ट, उनके लिए जो स्टैंडर्ड है वो ब्लू लैब कोट है, और आप वाइट भी अगर है तो पहन सकते हैं, कोई इशू जो है वो आपका नहीं है। आपका लैब कोट जो है वो आपके ज़िपर होना चाहिए, बटन्स होने चाहिए, इसके अंदर बंद होना चाहिए, स्टाइल के लिए आपने ना पहना हुआ हो, आपने इसे हाफ अबाया ना बनाया हुआ हो। कुछ लोग करते हैं ना कि मार्केट के अंदर जाते हैं, लैब कोट पहन लेते हैं और मार्केट के अंदर ही चले जाते हैं, चाय पे चले जाते हैं, नमाज के लिए लैब कोट के अंदर चले जाते हैं। तो बहुत बुरा है ये लैब का ही इक्विपमेंट है और इसको लैब के अंदर ही होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर जो है वो मस्जिद में जा रहे हो तो आप अगर तहज्जुद भी वहाँ पे पढ़ रहे हो तो आप सवाब की जगह गुनाह कमा रहे हो, क्योंकि आप यहाँ से कंटेमिनेटेड लैब कोट लेके मस्जिद के अंदर लेके जा रहे हैं। आपको ज़ाहिरन जो है वो माइक्रोब्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ पे कंटेमिनेशन जो है वो क्या करके जा रहे हो, लेके जा रहे हो। इसी तरह आप अगर खाना खाने जा रहे हैं लैब कोट पहन के ही जा रहे हैं तो ये जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे अब उस एरिया को कंटेमिनेट कर रहे हो। So, special feature of lab coats, medical lab coats are specially designed to be taken off fast in the cause of accident spills. That is why usually knee-length wide lab coats are snap closed, while shorter ones are equipped with zipper. तो ये कम से कम नी लेंथ तक होना चाहिए। कुछ लोग जो है वो बेल्ट तक करते हैं तो वो फिर लैब कोट नहीं लगता, वो आपको कोई अजीब सी चीज़ नज़र आती है और इवन आपकी जो बॉडी शेप है वो भी अच्छी नज़र नहीं आती। तो नी लेंथ तक आपका लैब कोट होना चाहिए एंड it should be covered, it should be zippered, it should be buttoned, ठीक है, कि वो आपको बंद कर सके, ये आपने खोलना भी नहीं है। अच्छा इसके बाद personal protective equipment is protective clothing. It may be helmets, goggles or other equipment designed to protect the wearer body from injury or infection. The hazard addressed by protective equipment include physical, electrical, heat, chemical, biohazards and airborne particulate material. तो ये डिफरेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दी कि ये आप घर में भी अगर काम कर रहे हैं, इवन इलेक्ट्रिसिटी के साथ कर रहे हैं, तब भी आपको जो है वो सेफ्टी घर में फिर करनी होगी, ठीक है। आप गाड़ी में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी गाड़ी की सेफ्टी है। आप किसी होटल के अंदर जा रहे हो तो होटल के जो लोग हैं वहाँ पे जो शेफ़ है वहाँ पे भी आप देखें कि वहाँ पे सेफ्टी उन्होंने रखी हुई या नहीं रखी हुई, आप उसको मशवरा दे सकते हो, ठीक है। सो ये एक फ्लेबोटमिस्ट की जो है वो शेप होनी चाहिए। एनाटॉमिकल पिक्चर जो है वो ये है कि अगर फीमेल है या इवन मेल है और उसके फीमेल की तरह लंबे लंबे बाल है तो भी उसको बंद करने चाहिए, ठीक है। ये कवर्ड होने चाहिए, लंबे लंबे बाल जो है ये हमेशा कवर्ड होने चाहिए। दूसरा जो है वो आपके गॉगल्स जो है वो आपने पहने हुए हो, आपके ग्लव्स जो है वो हो, आपने मास्क पहना हुआ हो। अगर आप 3-4 के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर आप N95 फिल्टरिंग फेस रिस्पायरेटर जो है तब वो आप पहनेंगे। आपके नेल्स जो है वो लंबे लंबे नहीं होने चाहिए, क्योंकि नेल्स जो है वो बैक्टीरियाज को बहुत पसंद होते हैं, वहाँ पे वो ग्रो करते हैं और आप किसी भी चीज़ को कहेंगे हैंडलिंग के लिए करते हैं आप हैंड से, तो वो सारे ग्रोथ जो है वो आपकी हैंड के अंदर आ जाती है, आपके नेल्स के अंदर आ जाती है।
और फिर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है, कंटेमिनेशन हो सकती है। आप उसी हाथों से खाना खा रहे हो, उसी हाथों से किसी को टच कर रहे हो, तो वो फिर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस वजह से लैब्स के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर आपकी ज्वेलरी अलाउ नहीं है, आपके सैंडल्स अलाउ नहीं है, ओपन शूज़ अलाउ नहीं है, आपके ओपन हेयर्स अलाउ नहीं है। इवन आप जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि वहाँ पे लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो उसके साथ जो है वो मिसमैच ना कर सके। इस वजह से आपकी जो फिज़िकल, जो नेचुरल बॉडी है, वही आप लेबॉर्ट्री के अंदर लेके जाएंगे और आपने ये सारी इक्विपमेंट जो है वो पहन के अपना जो है वो काम करना होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हाई लेवल का काम हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी जो इक्विपमेंट्स थे वो अब क्या हो गए, वो चेंज हो गए हैं। यहाँ पे मास्क मैं नहीं पहना हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको वाइजर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये एक पावर्ड एयर प्योरीफाइंग रिस्पायरेटर होता है, PARP बोलते हैं इसको, सॉरी PAPR बोलते हैं इसको। और यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जॉस्ट होता है, एयर को जो है वो सक करता है। ये कम्प्लीटली बंद होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके ऊपर तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कम्प्लीटली बंद है। तो ये 3 और 4 के अंदर जो है ये आपने फिर ये वाली PPE जो है वो क्या करनी होती है, लेनी होती है। ठीक है, उसके साथ सेफ्टी गॉगल्स आते हैं, सेफ्टी ग्लासेस है, सेफ्टी गॉगल्स ये वाली भी है, ये वाली भी है। फेस शील्ड जो अभी मैंने आपको बताया, वेल्डिंग फेस शील्ड। अब यहाँ पे लैब के अंदर वेल्डिंग वाली है तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो वेल्ड का काम करता है तो उसको तो इसकी ज़रूरत लाजमी है। वहाँ पे वो ये यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अगर आप वेल्डिंग होगी वहाँ पे तो ये उसको नहीं बचा सकता। ये वाली चीज़ जो है इसकी सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो कर सकती है। ठीक है, okay. Uh, Hand protection. Protective gloves should be worn when handling hazardous material, chemicals of unknown toxicity, corrosive material, rough or sharp edges objects, and very hot, cold material. अब ग्लव्स आप लोगों ने देखे एक ही किस्म के तो नहीं है। आप जब किचन में काम कर रहे होते तो उसके ग्लव्स डिफरेंट है। आप जब हॉट चीज़ कोई उठा रहे होते हैं तो वो जो ग्लव्स है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से ग्लव्स जो है वो भी डिफरेंट होने चाहिए और सिनेरियो के मुताबिक होना चाहिए। हाँ, लैब के अंदर जो है हम नाइट्राइल ग्लव्स यूज़ करते हैं, विनाइल ग्लव्स यूज़ करते हैं और लेटेक्स ग्लव्स जो है वो और यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है CDC कहता क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, जो CDC है, PPE, gown, glove, respirator and goggles don't volunteer if a laboratory employee did not use the protective mechanism or if personal protective equipments are lacking. In such case, laboratory worker are getting exposed to variety of potential infectious disease. तो ये बात ऐसी नहीं है, ये प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च हुई है, प्रॉपर जो है एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उसके बाद ही हमें ये पता चल गया है कि हाँ वाकई ऐसा है कि अगर हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ नहीं करेंगे तो वी आर एक्सपोज टू इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, वो हमें आसानी के साथ जो है वो सफ़र कर सकते हैं। व्हेन डॉनिंग PPE, अगर आप डॉनिंग कहते हैं पहनने को, ठीक है, तो ये जब आप PPE डॉन करते हैं सो ऑलवेज डू योर बेस्ट टू क्लीन टू डर्टी की तरफ आपने आना है। और जब आप उसको उतारेंगे तो आपने पहले वो उतारना है जो सबसे ज़्यादा डर्टी हो, तो डर्टी टू क्लीन की तरफ आपने जाना होता है। ये एक वो है फार्मूला है, आपने इसी चीज़ को रखना होगा याद। ऑलवेज मेक श्योर दैट SOP फॉर डॉफिंग वर्क करेक्टली, अदरवाइज यू शुड बी इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ दोज वेयरिंग PPE। अगर आप सही तरह यूज़ नहीं कर रहे, आप सही SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, प्रॉपर मेथड जो PPE पहनने का है और उतारने का है, अगर आप उसको सही फॉलो नहीं कर रहे तो आप अपने रिस्क को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप कंटेमिनेटेड चीज़ें अपने आप से लगा रहे हो जो आपको बचा रही है, लेकिन आपको उसको उतारने का तरीका ही नहीं आता, तो उसकी वजह से आपको जो है वो ज़्यादा तकलीफ फिर पहुंचना शुरू हो जाएगी। तो एक लेक्चर जो है वो हमारा अब उसमें है, नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो ग्लव्स रिमूवल मेथड है जिसको हम कहते हैं बीक मेथड, वो मैं आपको बताऊंगा कि बीक मेथड जो है वो कैसे किया जाता है। तो प्रॉपर जो है वो तरीक़ाकार है, उसके ज़रिए हम अपने बॉडी को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, सो आर यू वन ऑफ देम, आर यू वेयरिंग PPE इनसाइड द लैब और आर यू वेयरिंग PPE आउटसाइड ऑफ द लैब। तो ये स्पेशली जो अभी मैंने जिक्र भी किया कि कुछ लोगों ने PPE से या लैब कोट से जो है
वो अबाया बनाया है या स्टाइल के लिए पहना हुआ है या अबाया की जगह वो उसी को यूज़ करते हैं, तो डिज़ाइनर है बहुत सारे, वो उस तरह का बना लें, लेकिन एटलीस्ट जो लैब और हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है उसको खुदा के वास्ते जो है वो आप बाहर यूज़ नहीं किया करें, अगर आप ऐसे लैब के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, 2 टॉपिक आज आपके कवर हो गए, और कल का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसकी ये जो दोनों रिकॉर्डिंग है वो भी आप लोगों के टॉपिक साथ सर, शेयर हो जाएगी। अभी तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर अपने क्वेश्चन को जो है वो ड्रॉप कर दे प्लीज़। सर ये दोनों टॉपिक शेयर कर दीजिएगा और साथ में असाइनमेंट जो सी बनानी है टॉपिक की वो भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वो असाइनमेंट का तो मैंने बता दिया ना कि असाइनमेंट तो बड़ा सिंपल सा असाइनमेंट है कि आप अपना फिलबॉटमी बैग जो है वो एक बना लें छोटा सा, और उसमें जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो उसमें होनी चाहिए, और उसके साथ आप एक पिक्चर जो है वो ड्रॉ कर खींच ले, सेल्फी ले ले या कुछ भी ले लें, ताकि वो हमारे पास रहे, और जब आप आएंगे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी तो वो आपने अपने साथ जो है वो लाजमी लेके आनी है। ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सो मच सर।